औरत क्या देखती है आदमी में कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा और प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब फ्यूचर के क्या चांसेस, वो सब देखती है। और आदमी क्या देखता है कि औरत में राउंड है। तो हर आदमी जो कि पीछे से देख रहा है, वो जब वो ओवरटेक जब कर लेगा तो वो फेस भी देखेगा। वो मजबूरी टाइप है आपकी, इट्स नॉट इवन इन योर कंट्रोल। लंबा, पावरफुल, लंबा चौड़ा डोमिनेटेड मेल चाहिए होता है फीमेल को, ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ह्यूमर एक ऐसी चीज हो जाती है कि भाई चार लोगों के बीच में पावर दिखाने का तरीका कि तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुनी जा रही है ना, यू आर पावरफुल। तुम्हारी बात पर लोग हंस रहे हैं, इट गिव्स अस अ बिट ऑफ पावर। औरतें गॉसिप करती हैं, औरतें स्टोरी टेलिंग नहीं करती हैं। औरतें तो मतलब दे आर मोर इनटू गॉसिप, जो कि बुरी बात नहीं। कुछ भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है आपस में, बस एक नेचर वाली चीज़ है। जिसके लिए लौंडे क्रेव करते हैं ना, अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो चाट खाने के लिए जाने को दे, तो जा। मतलब किसको बोल रहा है? तू क्या चाहता है? तू रूम पे तेरी तरह बैठी रहे फालतू, रूम पे सोचती रहे फालतू की चीज़ों के बारे में? नहीं। स्टैंड अप को क्या लगता है सबसे मुश्किल क्या बनाता है? स्टैंड अप को सबसे मुश्किल क्या बनाता है? साइलेंस। मुझे लगता है स्टैंड अप को सबसे मुश्किल साइलेंस बनाता है। औरतें इतनी कंप्लीट प्राणी हैं कि उनको लगता है कि मैं तो बैठ के देखूंगी रानी की तरह। जैसे आजकल ओपन मैरिजेस होने लग गई हैं कि लोग उतना भी डील कर लेते हैं कि आई एक्ट अपॉन इट, यू ऑल्सो एक्ट अपॉन इट, एंड विल स्टिल बी हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो भी चीज़ ठीक है। तो डू यू थिंक कि गॉड इज अ ह्यूमन इन्वेंशन? जिन भगवानों की बात हम लोग करते हैं वो मुझे लगता है कि ह्यूमन इन्वेंशन है। गॉड, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज नॉट गॉड, ये चीज़ मुझे लगता है कि ह्यूमन के परे है डिस्कशन थोड़ा सा। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज के जो हमारे गेस्ट आए हैं ये एक स्टैंड अप कॉमिक है और राइटर भी है साथ में। और यार मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिनको मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। इनका जब पहला वीडियो आया था नर वर्सेस मादा, जो कि 1 करोड़ लोग देख चुके हैं, और उस पर मेरा अभी भी कमेंट है ऊपर ऊपर की, यार मतलब लाइक आई वाज सो फैसिनेटेड कि कितना सच दिखाया है इन्होंने और कितना सच बोला है अपने स्टैंड अप में एक सोसाइटी के बारे में। उसके बाद इनका अभी एक रिसेंटली स्टैंड अप स्पेशल आया है, आर विमेन बिकमिंग मैन, जो 2 मिलियन व्यूज अब तक ले जा चुका है। 40-45 मिनट के एक वीडियो के लिए इतने व्यूज लेके जाना स्टैंड अप के समाज में काफी अच्छा माना जाता है। काफी टैलेंटेड आदमी है ये। इन्होंने अपना आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक किया हुआ है, तो मतलब समझ रहा हूँ आईआईटी हमारा सपना। तो जब भी इनके के बारे में मैंने जाना, इनके बारे में समझा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये एक बंदा है जो सच को सच देखता है और जब बोलता भी है तो एकदम रॉ बताता है। जो जैसा है, जिस तरीके से है वैसा ही। ये मेरे को जो एक राइटर रहे हैं मंटो, उनकी याद दिलाते हैं काफी। तो अब तक मुझे उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा कि मैं किस गैस की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भी गैस किया है तो अब कर लोगे आप, क्योंकि मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ। तो लेट्स वेलकम ऑन बाबाकास्ट कविराज सिंह भाई। हाय मैं। हाय भाई कविराज भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हो यार, मुझे इतना इंट्रो सुन के लगा किसी और की बात कर रहे हो। यार ये बताओ ना, स्टैंड अप की बात करते हैं कि स्टैंड अप को क्या लगता है सबसे मुश्किल क्या बनाता है? स्टैंड अप को सबसे मुश्किल क्या बनाता है? साइलेंस। मुझे लगता है स्टैंड अप को सबसे मुश्किल साइलेंस बनाता है कि आप चुप नहीं हो सकते। आप यू कांट गो ब्लैंक ऑन स्टेज। जितना करना है आपको करना है। इट्स अ वेरी, होता है ना, वन मैन आर्मी थिंग। तो ये लिटरल है, मतलब उसमें स्टैंड अप के मुझे तो जलन होती है यार। आप एक अच्छा गाना बना देता है म्यूजिक वाला आदमी और उसको पूरा जीवन गाते रहते हैं स्टेज पे। कितना आसान है, आपको सुर याद है, आपको रिदम याद है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप फ्री में गए, आप गा के मस्ती से आ गए। लेकिन आपने जोक, जैसे एक बार अगर मेरा वीडियो रिलीज हो गया, अब मैं वो जोक नहीं कर सकता, मुझे पूरा एक नया चीज सोचनी है। तो एक तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि यू हैव टू कीप कमिंग अप विद ओरिजिनल जोक्स, लाइक लिटरली ओरिजिनल राइटिंग। और दूसरा ये है कि स्टेज पे कोई सपोर्ट नहीं होता है कि आप किसी तरीके के ऑन्टराज के साथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे म्यूजिक वाले खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा पॉज लेके इधर उधर घूम लिए। नहीं, एवरी सेकंड पीपल आर लुकिंग एट यू कि जो आएगा इसी से आएगा। कोई फिलर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो एक ये दो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं स्टैंड अप के अराउंड, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म है। मतलब उस पर भी ऐसा नहीं है कि मेरा परफॉर्मेंस शुरू हुआ, 10 मिनट का सेट कर रहा हूँ मैं, तो 10 मिनट मैंने किया निकल गया। नहीं, एवरी लाइन हैज़ अ रिस्पॉन्स, हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। और वो अगर वैसा नहीं जा रहा है तो रियल टाइम आपको शिफ्ट करना है, आपको चेंज करना है अपने एनर्जी में,
आपको पेस ऊपर नीचे करना है, तो इट्स वेरी ऑडियंस डिपेंडेंट आर्ट फॉर्म कि इनका रिएक्शन कैसे जा रहा है। अब मैं गाना गा रहा हूँ, लोग नहीं ताली बजा रहे, फक देम, इजीली, मतलब मैं गाना गा के निकला, मेरा पेमेंट हुआ, मैं निकला। लेकिन इसमें एक्चुअली लोगों को हंसाना पड़ेगा, और हंसाना तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है यार। एक आर्टिफिशियल सेटिंग में लोग हंसने, मतलब आप कहाँ हंसते हो? अपने दोस्त के साथ हंसते हो, आप शादी बारातों में हंसते हो, कॉलेज में हंसते हो, लेकिन आप कहीं हंसने जा रहे हो तो चैलेंज टाइप का हो गया ना साइकोलॉजिकली, कि भाई कैसे हंसाऊं लोगों को। तो उनको रिलैक्स करवाना, उतना नेचुरल फील करना कि अरे ये तो बस बात ही कर रहा है स्टेज पे, वो बस बात ही नहीं कर रहा है, वो मतलब 50 बार रिहर्स करके आया है मतलब उस चीज़ को। तो वो एक चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ, तो जो टफेस्ट एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट, या इट शुड फील लाइक लाइफ। यस। तो वो आई थिंक वो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट ये आपके कमेंट में भी था कि जैसे कि यार बहुत सहजता के साथ डिलीवर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार घर पे ही तो बैठे हैं, बातचीत ही तो हो रही है, बट दैट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, उसके पीछे बहुत मेहनत है। अभी भी लोगों के मैसेज आते हैं कि शो डालो, तो कि भैया शो देखने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि एवरीडे आई एम साउंडिंग लाइक दैट। वो बहुत वियर्ड चीज़ है कि नहीं, वो एवरीडे वाला नहीं है यार, उसमें तो 1.5-2 साल लगा मतलब वहाँ तक पहुँचने में, उसे घिसने में। घर पे मेहनत भी करता हूँ, तो जिस दिन शो होता है 3-4 बार घर पे रिपीट करके जाता हूँ। गला दर्द हो जाता है, आप स्ट्रेप्सिल्स खा रहे हो, आप गर्म पानी पी रहे हो कि गला मतलब ब्रेक ना हो जाए बोलते समय, सांस कहाँ पे लेनी है कहाँ पे नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं उतना रिलैक्स्ड वाला नहीं करता। दो तरीके के परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कि एक तो आप ब्रोकन जोक्स हैं आपके पास, और आप अपना टाइम, यू टेक योर टाइम एंड यू आर रिलैक्स्ड ऑन स्टेज, और बाय द वे उसका ये चल रहा है, बाय द वे इसका ये चल रहा है। मैं पूरा एक नैरेटिव लिख के लाता हूँ। तो जैसे ये एक सेट है विमेन वाला जो पिछले किया है, वो 55 मिनट का सेम टॉपिक पर है। तो आप मतलब वो ऐसे तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी तो है ही है कि आपको नहीं मिलेगा सेम टॉपिक पे कोई 1 घंटा बात करते हुए नहीं लिखे, इट बिकम्स बोरिंग आफ्टर 10 मिनट्स। तो वो उसमें वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिखा जाए और उसको थ्रेड किया जाए। तो ये सब यार चैलेंज रहते हैं। फिर लोग बोल देते हैं कि भैया आज भी रिकॉर्ड करा के डाल देना, नहीं, इट्स नॉट द सेम थिंग, मतलब उसमें भी टाइम लगेगा आने में। हाँ, मतलब उनकी गलती नहीं है, बिकॉज लाइक हाँ, उनके लिए इनोसेंस तो क्या। अब हम भी जैसे स्टैंड अप कॉमेडी उनके लिए तो वो एज अ क्रिएटर देख रहे हैं ना कि आप क्या करते हो, आप चुटकुले बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे हम क्या है, हम पॉडकास्ट बनाते हैं। अब क्या होता है कि पॉडकास्ट को हर हफ्ते 1.5 घंटे का कंटेंट देना इज इजी, क्योंकि आखिरी में बैठ के एक बात कर बातचीत रहे हैं। करनी है, हाँ सेंसिबल करनी है, वैल्यू ऐड करना है और दे देना है, इट्स इजियर। अब लेकिन जोक उतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। हाँ, तो उसकी वो तो देख रहे हैं ना बाकियों को कंटेंट बनाते हुए, तो वो तो डिमांड कर ही सकता है आपसे कि भाई मेरे को दो, बट इट जो आर्ट फॉर्म का जो वो है कि ऐसा लगना चाहिए आइडियली कि नॉर्मल बात कर रहा है, तो वो ऐसा लग जाता है कि नॉर्मल बात कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे एक्चुअल में नॉर्मली बात कर रहा है आके, ही वाज जस्ट लाइक कमिंग हियर एंड ऑन द फ्लाई इसने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करता हूँ, एंड ही इज नेचुरली दैट फनी अ पर्सन। लेकिन वही है कि वैसा नहीं है भाई। एक एक लाइन कैलकुलेट करनी हाँ, पड़ती एक है, एक लाइन pause, कैलकुलेटेड है, हाँ पॉज वगैरह सारी चीज कैलकुलेटेड है, एटलीस्ट इन माय केस तो कैलकुलेटेड है ही है अभी तक। तो वो एक चीज है यार, बट हाँ। आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट यार कि इसमें कितना मेहनत लगती है, बिकॉज बीन देयर फेल्ट दैट कि भाई क्या क्या दिक्कतें हो रही है कि स्टैंड अप और जोक्स का तो यार मैंने इतना लिख के देख लिया है कि जो गहराई जोक्स में आती है ना, वो तो ऐसा है कि शुरू में 1-2 लाइन का जोक होता है, और बड़ा जोक लिखना है तो आपको उसके साथ महीनों काटने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 हफ्ते बैठूंगा और मैं कुछ बढ़िया जोक निकाल के, वो चीज़ मुश्किल है। आई डोंट थिंक वो हो भी सकती है। विटी जोक आ जाएगा, जैसे 2 लाइन का विटी जोक आ जाएगा, लेकिन एक जो गहराई वाले जोक्स होते हैं ना, जो कि 5-6 लाइन का या 7-8 लाइन का अच्छा जोक है, तो वो तो ऐसा है कि एक जोक आया, फिर आप उसके साथ बैठे हुए हो, आप लैपटॉप पे स्टेयर कर रहे हो कि, और आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, और फिर अचानक से कुछ मिलता है और आपको हंसी आ जाता है, ये तो बहुत फनी, इसको लिख लेते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल। अब ये हाँ, बिट तैयार हो गया, आप स्टेज पे हो, ठीक है, आपने उसे परफॉर्म किया। अब क्या होता है कि वो एक मोमेंट होता है ना दिमाग का कि भाई आपने इस पंच लाइन पे हंसाना था, आपने यहाँ पे हंसा दिया। अब आपको दिख रहा है कि भाई अगर इससे फनी एक लाइन आ जाए तो अभी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है, वरना यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। तो जब दिमाग उस वाली प्रॉब्लम से गुजरता है कि भाई एक लाइन और चाहिए यहाँ पे, तो उस टाइम पे इन द मोमेंट उस प्रेशर में कई बार हमारा दिमाग ही बहुत फाइनेस्ट सी लाइन देता है।
हाँ तो इफ आई आस्क यू पर्सनली कि यार आपका कितना बिट आपको लगता है आपने राइट किया हुआ है, और कितना उनमें से कितनी लाइन या टैग है जो ऑन द स्पॉट निकले हैं? वो ऑन द स्पॉट तो मैं बिल्कुल नहीं निकालता यार, लाइक क्योंकि कनेक्टेड है आगे वाली लाइन भी, अगर बीच में अगर मैं इधर उधर चला गया तो वो आगे वाली लाइंस नहीं बोल पाऊंगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रोकन जोक्स नहीं लिखता हूँ, तो मैं वो नहीं करता कि अच्छा यहाँ पे लाइन काट के सेगवे लेके कुछ भी कर सकता हूँ मैं। नहीं, अगर यहाँ पे मैंने 2 लाइन की जगह 4 लाइन बोल दी तो आगे का जो प्रीमाइस में स्टार्ट करने वाला हूँ उसका रिदम खराब हो जाएगा, उसकी एनर्जी खराब हो जाएगी। तो मैं वो चीज़ तो करता ही नहीं बिल्कुल। कभी कभी कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे मैंने अपने पहले सेट में विंग किया था ऐसे करके, और वो मेरा बहुत ही वैसा है कि मैं फ्रेंड्स के बीच में ही करता हूँ, बहुत ही स्टूपिड सा विंग है वो। तो और वो बहुत कंफर्टेबल था, और उस पता नहीं उस वो दरअसल जो पहला सेट है मैन वर्सेस विमेन, वो मैंने 10 महीने ब्रेक के बाद किया था, क्योंकि कोविड में सब चीज़ें बंद थी। और मैं खुद ही मतलब किसी ने अचानक से बोला कि 15 मिनट रिकॉर्ड करा लो, उस समय लाइन लगती थी हैबिटेट में रिकॉर्ड कराने के लिए। तो मैंने कहा बॉस एक ही टॉपिक पे करूँगा, मिक्स नहीं करूँगा। तो मेरे पास कुछ 6-7 मिनट 6 मिनट थे मैन वर्सेस वेमेन के। तो मैंने अपने पुराने फाइल्स वगैरह खोली और उसमें कुछ कुछ मिले मटेरियल जो कभी ट्राई ही नहीं किया था, डर के मारे कि अरे ये कैसे करूँगा। जैसे एक राउंड है उसमें जोक है, हाँ बहुत अच्छा जोक है, और वो रेड मार्क था, पूरा रेड हो रहा था। वो रेड का मतलब है कि डोंट टच इट, मतलब कि ये तो ना डिलीवर होगा ना तुम कर सकते हो इसको। तो जब मैं डेस्परेटली देख रहा था कि 6 मिनट को मेरे को कम से कम 12 मिनट बनाना है और 2 हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग है, तो मैंने देखा कि रेड करके 12-15 लाइनें लिखी हुई हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं भूल गया था, वो 1.5-2 साल पुराना था। और क्या आदमी, मतलब औरत क्या देखती है आदमी में कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी, पैसा और प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब फ्यूचर के क्या चांसेस वो सब देखती है। और आदमी क्या देखता है एक औरत में, राउंड एस। तो मैं ऐसे पढ़ ही रहा था उसमें, और मेरे को बहुत जोर से हंसी आई बंद कमरे में। मैंने कहा ये तो फनी है, तो ये तो ले सकते हैं शायद। तो कभी ओपन माइक्स में किया नहीं था। जनरली आप क्या करते हो कि एक एक जोक को आप 50-50 बार ओपन माइक्स में करते हो, तो उसका एक रिदम सेट होता है जबान पे, लड़खड़ाते नहीं हो वो बोलते समय। लेकिन मैन वर्सेस वुमेन जो सेट पहला रिकॉर्ड किया था, उसका करीब आप समझो 40% मटेरियल ऐसा है जो पहली बार कर रहा हूँ उस दिन। हाँ तो उसका रिस्पॉन्स ही इतना सरप्राइजिंग था कि बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, आपका वैल्यू सिस्टम आड़े आता है कि मैं स्टेज पे ऐसा बोलूंगा कि मैन आर लुकिंग फॉर राउंडनेस। तो ये तो पूरा वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है। लेकिन बात यह है कि सच भी है, तो एज अ ट्रुथ सीकर आपको थोड़ा करेज आता है कि नहीं भाई सच से तो नहीं मुंह मोड़ सकते। तो मेरे लिए खुद ही वो था कि चलो करना है, लेकिन नर्वस भी हूँ, वो सारी चीजें हैं। और जब मैंने बोला कि और पता है आदमी क्या देखता है औरत में, राउंड है, तो इतना वो ऑकवर्ड गिगल स्टार्ट हुआ ऑडियंस में, और मैं भी के फक बोल दिया फाइनली। तो वो जो नेचुरल एक्सप्रेशन है ना, वो मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं स्टेज पे, कि क्या कर सकते हैं, यही था जोक। और फिर वो 3 बार राउंड एस बोला है मैंने उसमें, एक बार ये बोला, फिर एक 3-4 लाइन बाद और बोला था कि टिंडर में कुछ भी लिख लें लड़कियां, कि मैं पायलट हूँ, मैं सिंगर हूँ, लाइक इट डज नॉट मैटर टू अ मैन, व्हाट मैटर्स इज राउंड एस। तो फिर थोड़ा लाफ्टर और बढ़ा, बिकॉज पीपल बिकम हाँ कंफर्टेबल। पहली बार में बहुत ऑकवर्ड, दूसरी बार में थोड़ा नॉर्मलाइज हुए कि अच्छा ठीक है इस पे हंसना। और जब फाइनली मतलब लकड़ारा वगैरह का जोक मारा, और वो था कि एक आदमी को क्या चाहिए लाइफ में, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, नहीं राउंड एस, वो फाइनल क्लोजिंग पंच लाइन थी। और वहां पे फुल ऑन अप्लॉज। तो वही फील आ गई कि मैं तो ग्रो किया ही, ऑडियंस भी ग्रो कर गई, कि जिसको सोच रहे थे कि ये ऑकवर्ड होने वाला है, लेकिन पूरा ही लेवल ऊपर आ गया पूरी चीज का। तो वो चीजें बहुत नेचुरल होती हैं। हाँ, मतलब तो इसके चीज़ें 2 कॉल बैक्स आए यहाँ पे। पहले मैं जरा सा यहाँ पे अपने बाव लोगों को टर्मिनोलॉजी समझा दूं कि अगर कोई भी हम चुटकुला देख रहे हैं, तो उसमें कोई भी जोक देख रहे हैं, तो चुटकुला बोलते ही बड़ी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चुटकुला बोलते ही यार सही में चुटकुला तो सुनाओ। तो अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो भाई सबसे पहले एक प्रीमाइस होता है कि कहानी, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना किस बारे में बात हो रही है, आप दोस्त तो नहीं हो, तो आपको एक जो पूरी उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है उसको प्रीमाइस बोलते हैं। उसके बाद जहाँ पे वो एक लाइन आती है जो फनी है, जिस पे आपको हंसी आएगी, उसको पंच लाइन कहते हैं। और फिर उसी लाइन पे जिस पे आप हंस रहे हो, तो उसके साथ उसने कुछ चीजें और बोली जिससे हंसी बढ़ती चली गई उसी से रिलेटेड, उसको हम टैग्स बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि एक लाइन जो बार बार रिपीट हो जा रही है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि राउंडेस, तो राउंडेस इज अ फनी वर्ड, जो पहली बार जब अगर आपने वो बिट देखी होगी, आप देखेंगे तो वहां पे हंसी आती है लोगों को। अब फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसी लाइन को रिपीट किया जाता है, हम कहते हैं कॉल बैक।
और अगर आप उस बात पे ऑलरेडी थोड़ा सा हंसे हो तो कॉल बैक जब आएगा दोबारा वही बात दोबारा से रिपीट होगी तो आप फिर से हंसते हो। और इनके सेट की खासियत ये थी कि 10 मिनट के अंदर वही चीज पे 2 बार कॉल बैक आया था कि एक बार जब ये बोलते हैं टिंडर वाला एग्जांपल देते हैं और जब आपने लकड़हारा वाला बोला था तो लाइक जो स्टोरी आपने सुनाई थी उधर बहुत ही बढ़िया। छोटी अगर सी। किसी को कोई कॉमेडी एस्पिरेंट देख रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिमांशु ने, कॉमेडी 101 एकदम कि कॉल बैक क्या है और प्रीमाइज क्या है। वेरी नाइस। हाँ हम लोगों के लिए मतलब ये होता है ना कोई नया देख रहा है जिसको नहीं पता तो फिर हाँ। वो खो जाता है कि ये लोग बात किस टाइप की कर रहे हैं। तो हाँ ये 2 चीजें और ऊपर से एक शॉक वैल्यू भी है ना कि लोग ऐसी बात नहीं कर रहे होते हैं। तो Yes. वही जैसे मैंने बोला आपका रियलिटी का चक्कर आता है। हाँ हाँ हाँ। एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट की राउंडनेस इंपॉर्टेंट होती है ना कि भाई ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बंदी को आपने नोटिस किया हो एंड इफ शी हैज अ राउंडनेस आपकी नजरें जाती आप 2 बार चेकआउट करते करते हो। हाँ हम ये कह सकते हैं लाइक आई थिंक कि एक टाइम के बाद फिर इट डजंट मैटर क्योंकि अगर आप बात करने लग जाते हो तो वही होता है कि लुक्स की वैल्यू वो काफी एनिमलिस्टिक थिंग है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साथ किसी लड़की के घूम रहे हो और यू आर चेकिंग हर एस आउट। वो चीज नहीं, वो बहुत ही इंस्टिंक्ट होता है। एक अनजान लड़की मतलब रास्ते में जा रही है तो आपकी नजर जाती है और वो बहुत ही नेचुरल चीज है कि ऐसे ही मतलब हेट्रोसेक्सुअलिटी ऐसे ही काम करती है। अब जैसे मैं ऑटो में बहुत ट्रैवल किया है, मैंने मुंबई में ऑटो बहुत लिया है, सैकड़ों बार लिया होगा। अब देखो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि जैसे अगर कोई लड़की जा रही है फुटपाथ पे और दिख रहा है कि यार शी इज लुकिंग गुड फ्रॉम बिहाइंड, तो फिर मैं उसे नहीं देखता हूँ, मैं ऑटो वाले को देखता हूँ जो चला रहा है, क्योंकि मुझको जानना है कि इसका क्या रिएक्शन होगा। तो वहीं से इसको ही ऑब्जर्व करना कहते हैं। ये नहीं कि मैं देखने लगा और मैंने अपने को ही जनरलाइज कर दिया कि मैं देख रहा हूँ तो सबको ही अच्छा लगेगा। नहीं, वो सेकंड भर के लिए देखा एंड मुझे लगा कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है तो इसको भी करना चाहिए। अब मैं इसे देख रहा हूँ और मैंने ऐसे सैकड़ों ऑटो वालों को देखा होगा और वो मैंने टीनेजर को देखा, मैंने जवान आदमी को देखा, मैंने बुड्ढों को देखा कंसिस्टेंटली कि वो इधर उधर देख रहा होगा, अचानक से वो लॉक होता है। और फिर उसमें मुझे ये भी मालूम है कि जब ये उसको क्रॉस करेगा लड़की को तो इसको शक्ल देखनी ही है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आदमी के ब्रेन में वो आता है कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। तो दे नीड अ फेस टू रजिस्टर इट विद, कि मुझे शक्ल देख के वो रजिस्टर करना है। तो हर आदमी जो कि पीछे से देख रहा है वो जब वो ओवरटेक जब कर लेगा तो वो फेस भी देखेगा। वो मजबूरी टाइप है आपकी, इट्स नॉट इवन इन योर कंट्रोल। तो वो मैं हमेशा चेक करता था कि अब ये देखेगा और फिर क्रॉस करने के बाद देखूं ये पीछे देखता है कि नहीं, और वो देखता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो और उसमें मेरा इन अ वे सेक्रीफाइस हो रहा है कि आई एम नॉट चेकिंग अराउंड, आई एम चेकिंग द फक। आई वांटेड टू बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं उस आदमी को चेकआउट कर रहा हूँ कि ये चेकआउट करता है कि नहीं। तो वो है मतलब इट्स द गेम ऑफ नॉलेज सीकिंग या ट्रुथ सीकिंग। आप कुछ भी करो, आपको बिहेवियर स्टडी करना है ह्यूमंस का, तो ऐसे ही होता है। किसी को देखते हुए देखो बेसिकली। ये बताओ कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? डू वुमेन आल्सो चेक आउट अ मेंस एस? ये यार कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप किस चीज को सेक्सुअलाइज कर रहे हो। हाँ मतलब हालांकि मैं इस पर एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आई रिमेम्बर कि एक टाइम पे ना डेविड बेकहम की, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेविड बेकहम की एक इमेज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि लाइक ही इज वॉकिंग, ही हैज वेरी परफेक्ट एस, उसकी वॉच दिख रही है उस वाले एंगल वाले को, फोटो जो है फोटो फ्रेम, उसमें उसकी एस दिख रही है और घड़ी दिख रही है। एंड देन लॉट ऑफ वीमेन वाज शेयरिंग कि लुक एट दिस ब्यूटीफुल वॉच और अमेजिंग वॉच। एंड ऑब्वियसली लाइक इनवॉलंटरीली मतलब जो उसका द ह्यूमर वाज कि दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉच। तो वहीं से मैं समझना चाह रहा था कि लाइक जितना हमारे लिए एक एस को ताड़ना इंपॉर्टेंट होता है, हाँ मतलब कि हम हटा ही नहीं सकते नजर। इज इट द सेम विद वुमेन एज वेल? उतना मैग्नीट्यूड पे नहीं है, मतलब प्लेफुल तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि आदमी की मजबूरी टाइप है, औरतों की ऐसा मजबूरी नहीं कि उनको सेक्सुअली मतलब प्लीजिंग चाहिए आदमी के, इसका बिहाइंड कैसा है या इसका फ्रंट कैसा है। उनको जो टर्न ऑन्स उनके हैं वो ज़्यादा उस हिसाब से कि इसमें ताकत कितनी है, तो इसलिए उनको हाइट का ज़्यादा रहता है, उनको हाथ पैर लंबे चौड़े होने का ज़्यादा रहता है। जैसे हाथ लंबे चौड़े होना अच्छा खासा टर्न ऑन है, मतलब फीमेल्स में लंबा कितना है, आवाज़ कितनी हैवी है, डोमिनेंस कितना है। 4 लौंडे खड़े हुए हैं, एक ने डोमिनेट कर रखा है, एक लीडर टाइप है, तो उससे इम्प्रेस होने का बहुत कोई कर होता है एज कम्पेयर टू जो कि डोमिनेट हो रहा है। तो क्योंकि ये सीधे कनेक्ट करता है कि आप प्रोटेक्ट कर पाओगे कि नहीं अपने फीमेल को।
तो फीमेल्स जनरली लुक फॉर प्रोटेक्शन। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो पिछले 15-20 साल से ये चीज़ खत्म हो गई है, क्योंकि फीमेल आर इंडिपेंडेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो वो पूरा चीज़ ही ब्रेक हो गई है कि नाउ दे आर फ्री टू चूज। लेकिन जो जहाँ से एवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरीके से हमारा डीएनए इवॉल्व हो रहा है, वो तो वही है कि लंबा पावरफुल लंबा चौड़ा डोमिनेटेड मेल चाहिए होता है फीमेल को, ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अब ऐसा है कि हिप्पोपोटामस में आप जाओगे, पानी में रहना पसंद है, लेकिन पानी हर जगह तो है नहीं, लिमिटेड पानी है, तो उसके लिए लड़ाई होती है कि सबसे अच्छा स्पॉट किसके पास है, अच्छी खासा खून खराब होता है। और फिर फीमेल्स मतलब उसी को चूज करती है जिसपे सबसे अच्छा पानी का स्पॉट है। तो एक एक हिप्पो पे मतलब ऐसे 6-6 फीमेल लगी हुई है कि मेरे को इसके साथ रहना है। और कई मतलब अपना बैचलर घूम रहे हैं क्योंकि वो पिट के चले गए खून खून अपना निकाल के। तो ये चीज़ है। तो वो एज चेकआउट तो मतलब थोड़ा प्रिविलेज्ड है, जो कि ठीक है, फन फॉर्म में आप समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तो यही है। अब ह्यूमंस में हुआ कि इवॉल्व हुए तो जो पावर के लिए जो टर्न ऑन था, वो शारीरिक जो था, वो फिर एक पैसा करके एक चीज़ आ गई जो कभी किसी स्पीशीज में नहीं होती थी। पैसा या पॉलिटिक्स आप जिसे भी कह लो, तो उनके डिवाइड हो गए टर्न ऑन। तो अब उनको फिजिकलिटी तो पसंद है ही है, लेकिन साथ में ये भी पसंद है कि अमीर हो, तो वो भी पावर का एक फॉर्म है। हाँ, और ये बड़ी चमकते हुए हिप्पोपोटामस वाली तो बात हो गई कि अब जैसे पानी जिसके पास सबसे अच्छा अमीर था, है वो है बेसिकली। ना, वो अमीर था वहां पे, तो इसीलिए कि भाई तीन अब चार। पानी उसके पास इसलिए अच्छा था क्योंकि वो शरीर से ताकतवर था। हाँ, लेकिन ह्यूमंस इंटेलेक्चुअली इवॉल्व किए हैं, तो फीमेल्स के टर्न ऑन इसीलिए बेचारियों के डिवाइडेड है कि जिम ट्रेनर भी पसंद आता है और अमीर बुड्ढा भी पसंद आता है। तो वो जो कहानियां निकलती है ना कि अमीर आदमी की बीवी का अफेयर निकला जिम ट्रेनर से, वो बेचारा इसीलिए डिवाइडेड टर्न ऑन की वजह से। आदमी का अभी भी सिंगल वो है कि खूबसूरत औरत चाहिए उसको, हॉट बीवी चाहिए, हॉट मतलब फीमेल चाहिए। उसका नहीं बदला है कि अमीर चाहिए कि गरीब चाहिए, नहीं, उसको सुंदर चाहिए होती है। तो उनका मतलब अभी तक सिंगुलर टर्न ऑन है, लेकिन फीमेल्स के नाउ देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन पावर, मनी एंड फिजिकलिटी। तो या ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप देखोगे तो। सो या दैट वाज अबाउट टर्न ऑन्स। हाँ, नहीं, बस इट्स अ वैलिड पॉइंट, ठीक है। और यहीं पे ह्यूमर भी आ जाता है कि आज की डेट में फिजिकल पावर की फिर भी कंपैरेटिवली कम जरूरत है, जब काफी दिमाग कम, से सोचा जाए तो काफी। भाई अब कितनी बार आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, यस। इट्स लाइक डे टू डे में काम नहीं आती। और जिस टाइम पे एक्चुअल जरूरत होती है तो अगला आदमी हथियार लेके बैठा होता है, तो हाँ तुम्हारी हाँ। फिजिकल पावर उतनी वैल्यूएबल नहीं रहती है। तो ह्यूमर एक ऐसी चीज हो जाती है कि भाई चार लोगों के बीच में पावर दिखाने का तरीका, कि तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुनी जा रही है ना, यू आर पावरफुल, हम्म। तुम्हारी बात पर लोग हंस रहे हैं, इट गिव्स अस अ बिट ऑफ पावर ना। एज अ Yeah. स्टैंड अप कॉमेडियन भी हम लोग पावरफुल तो फील करते हैं हमारी बात पर कोई हंस रहा होता है। तो दैट्स व्हाई ह्यूमर हमारा एक मैकेनिज्म हो जाता है कि जितना हार्ड एक आदमी काम करता है अपना ह्यूमर डेवलप करने के लिए, उतना हार्ड विमेन वर्क नहीं करती है अपने ह्यूमर डेवलप करने के लिए। डू यू एग्री विद दिस? जितना हार्ड आदमी काम करता है अपना ह्यूमर डेवलप करने के लिए, यार इसमें एक दूसरा एंगल है। मतलब मुझे मालूम है कि लोग काफ़ी एसोसिएट करते हैं इसे पावर गेम से या फिर उस तरीके के एवोल्यूशन से कि औरत को आदमी, मतलब आदमी को औरत चाहिए था इसलिए वो ह्यूमर को डेवलप करता ताकि उसको इम्प्रेस कर सके। यार मुझे लगता है कि मैन आर इनटू टाइम पास अ लॉट मोर देन वीमेन। आदमी को टाइम पास करना बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि ह्यूमर वहाँ से आया है। स्टोरी टेलिंग आदमी को नेचुरली पसंद है। आर्ट आर्ट इज़ अ मेल थिंग। मतलब अभी फ्री हो रहे हैं सारे लोग, आर्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन विमेन आर एक्चुअली अ वेरी बिजी, लाइक जो एक हाफ ऑफ आर स्पीशीज है फीमेल्स, वो एक्चुअल में बिजी प्राणी है। वो नेचुरली बिजी होती हैं औरतें। आप किसी भी स्पीशीज में देख लो, मदर्स आर रियली रियली ऑक्यूपाइड विद वर्क। आदमी काम करता है बर्स्ट में, चंक में काम कर लिया, फिर आराम करना है, फिर चिल मारना है, दोस्तों के साथ मतलब बुल्ला सेशन करना है उसको, फिर चला जाएगा, रिस्की काम करेगा। लेकिन आप रूटीन काम दे दोगे उतना ही बोर होने लगेगा। जितना ये आया ना जॉब कल्चर वगैरह आया, लोगों को 9 to 5 का कल्चर आया और लोग मास लेवल पे बोर होना चालू हो गए, ये सब वहीं से आया कि आदमी को मतलब आप रूटीन मत दो, औरतों को समाओ। मतलब ये वरदान प्राप्त है कि वो रूटीन में बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं। तो औरतों पे कभी ये स्कोप आया ही नहीं कि मेरे को फनी होने की ज़रूरत है, या फिर मेरे को पेंटिंग करने की ज़रूरत है, या फिर मेरे को पोइट्री करने की ज़रूरत है। नहीं, ये सब खाली टाइम से आती हैं चीज़ें। जो आदमी के पास खाली टाइम भी होता है बीच बीच में,
और दूसरा ये है कि आदमी का जो एग्जिस्टेंशियल एक एक्सप्रेशन है ना कि व्हाट डू आई मीन, व्हाट डज माई एग्जिस्टेंस मीन, तो उसके लिए डिफरेंट आउटलेट चाहिए होते हैं। तो कोई पेंट करके बताता है कि मैं लाइफ के बारे में क्या सोचता हूँ, कोई स्टैंड अप करके बताता है, कोई पोइट्री करके बताता है। औरतों पे ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कम है कि व्हाट डू आई मीन, नो दे नो व्हाट दे मीन। द तो जो एक इनकम्प्लीटनेस वाली चीज़ है आदमी के अंदर, जो वॉइड लेके पैदा होता है, वहाँ से एक्सप्रेशन वाली चीज़ आती है कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को दुनिया को बताना है, या फिर मुझे ज्ञान की खोज करनी है। तो आर्ट एंड साइंस दो चीज़, आर्ट एंड नॉलेज दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेल साइकी का आउटकम है। मतलब ऑब्वियसली ठीक है। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, लेकिन ओरिजिन इसका वहीं से। इवन स्टोरी टेलिंग का भी, स्टोरी टेलिंग के अगर आप एकदम रूट में जाओगे समझने को, तो क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी को किस्सा सुना रहा है, ये एकदम बेसिक है। मन में तो होती नहीं स्टोरी टेलिंग। कोई आदमी कहीं से घूम के आया, पानी के जहाज पे हुआ है, अब वो दूसरे को बैठ के तो अबे तुझे पता क्या हो, फिर ऐसे लहर ऊपर नीचे जा रही थी, अबे फिर एक कौवा आ गया, वो बहुत तेजी से उड़ पे, वो ऐसे बताएगा, फिर लोग सुन रहे। वहां से ओरिजिन है स्टोरी टेलिंग का। तो इट्स अ वेरी मेल थिंग के कुछ चूतियाप करके आए, फिर अपने दोस्तों को बता रहे हैं। औरतें गॉसिप करती हैं, औरतें स्टोरी टेलिंग नहीं करती हैं। औरतें तो मतलब दे आर मोर इनटू गॉसिप, जो कि बुरी बात नहीं, कुछ भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है आपस में, बस एक नेचर वाली चीज़ है। हाँ, और लेकिन वर्ड के साथ कोनोटेशन है, कोनोटेशन है, बहुत ज्यादा कोनोटेशन है कि बुरी इसको ऊंचा मान लिया, इसको नीचा मान लिया। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जब हम गॉसिप और स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे विमेन को, वे लोग सोशल ज्यादा नेचर होता था। अगर अर्लियर हम बात करें हंटर और गैदरर के टाइम में, आदमी का काम था हंट करने जाना। तो भाई उसको बताना है कि भाई इस एरिया में इतने शेर घूम रहे हैं, है ना, यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा चिड़ियाएं मिलती हैं, इस तरीके से चिड़ियाएं मिलती हैं। तो वो स्टोरी फॉर्म में दे वर एबल टू टेल इट टू अदर पीपल, एंड प्लस या फिर बच्चों को भी वो बता पा रहे थे कि भाई इधर ऐसे हंट करने जाना है। तो स्टोरी यहाँ पर से हमारी ज्यादा इंटरवाइंड हो गई। ओके। एंड सिंस आदमी हंट करने जा रहा था, तो बाकी जो घर का पूरा ख्याल थी, इट वाज द वुमेन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो अब उधर पे क्या होता है कि नॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर में इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर अ मैन इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है। और आज तक भी हम मोर और लेस वैसे ही है कि हमें नहीं करना भाई तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मुद्दे की बात करो। एंड वीमेन वर लाइक सोशली, दे आर सोशली मच बेटर फंक्शनल देन अ मैन, क्योंकि वे लोग एक दूसरे की लाइफ को डिस्कस करने में इंटरेस्ट ले पाती हैं, विच वी टर्म एज गॉसिप। तो हाँ, काफी क्लोज है, मतलब ये, हाँ, जैसा मुझे लगता है उस चीज के काफी क्लोज है ये जो आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट, आदमी होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज की बात करना पसंद है। फीमेल्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा होती हैं। तो मैन आर एब्स्ट्रैक्ट और फीमेल्स आर ऑब्जेक्टिव। तो वो जो सामने होता है उस चीज की बात करती हैं, जो मैटर करता है। यही है ना कि आपके लिए अलग चीज मैटर करती है, फीमेल्स के लिए अलग, और व्हेन यू पेयर अप तो दे कंप्लीट ईच अदर। वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। जैसे सैटरडे होगा तो आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी मॉल चलो, क्योंकि वो एक्चुअल एक्टिविटी है। आपको लगे नहीं मुझे चिल मारना है, अब चिल मारना है एकदम ही एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटी है। मैं खोया रहना चाहता हूँ, मैं बिस्तर पे पड़े रहना चाहता हूँ, मैं तो भाई मतलब मैं फिलॉसफी सोचना चाहता हूँ, सूरज कहाँ से आया, मैं ये सोच रही। ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिनका कोई पता नहीं चलना है। और जितने ये वर्ड है ना, महानता हो गई, लेगेसी हो गई, अपने आप को साबित, ये सब एब्स्ट्रैक्ट। आप महानता को मतलब ऐसे फील नहीं कर सकते पकड़ के, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। लेगेसी भी सेम चीज हो गई। ये सारा मेल साइकोलॉजी है, मेल साइकी से निकल के आता है। औरतें अभी कैसे भी बात करें, लेकिन उनके दिमाग में नहीं चलता कि मुझे महान बनना है या फिर मुझे लेगेसी छोड़नी है। उनका ये होता है कि अभी लाइफ जो चल रही है इसमें फन कैसे किया जाए, इसमें पार्टी कैसे की जाए, इसको एंजॉय कैसे किया जाए। तो उनकी सारी कॉन्वर्सेशन आप देखोगे उसी के अराउंड होती है। तो वो मॉल जाना, शॉपिंग करना, चलो चाट खाने, लाइक एक्टिविटीज, एक्चुअल लाइफ एक्टिविटीज, जिसके लिए लौंडे क्रेव करते हैं ना, अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो चाट खाने के लिए जाने को दे, तो जा भोसड़ी के, मतलब किसको बोल रहा है तू? क्या चाहता है? तू रूम पे तेरी तरह बैठी रहे फालतू, रूम पे सोचती रहे फालतू की चीजों के बारे में? नहीं, वही तो हेल्प करता है। मतलब मैं तो जब भी रिलेशनशिप में रहा हूँ, आई टोटली सपोर्ट द आइडिया कि हाँ बताओ कहाँ चलना है, क्योंकि वो चाहती है लाइफ को जीना। फीमेल्स आर मच मोर अवेयर अबाउट लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ देन मेल्स।
तो आप जैसे मम्मियों का भी बच्चा होता है ना, तो नहला धुला के फिर कहती है खेल या, ऐसे नहीं कि पढ़ा रहे रूम में और मतलब साइंस में घुस जाए, या फिर ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे उतने पसंद नहीं आते हैं माओं को, जितना कि नहीं भाई एक्टिविटी करो, मतलब खेलो कूदो खुश हो। बड़े हो जाते तो इसीलिए पुश भी करती हूँ शादी करो, इंजॉय योर लाइफ बेसिकली, जो लाइफ मिली है। आदमी को पता नहीं क्या तपस्या करने का मेंटेलिटी होता है कि नहीं मैं तो तपस्या करूंगा, या तो काम में तपस्या करूंगा या ज्ञान में तपस्या करूंगा। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, तो ये व्हेन यू पेयर देम अप इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, कि थोड़ा गंभीरता, थोड़ा एब्स्ट्रैक्टनेस आदमी की औरत को टेस्ट करने को मिलती है, और औरत में जो प्योर लाइफ एनर्जी भरी होती है कि नहीं लाइक लाइफ को जीते, चलो घूमने चल रहे हैं, ये वाला जो लाइफ औरत की तरफ से आती है, ये आदमियों को इंटरेस्टिंग लगती है। व्हाई डू यू थिंक आदमी बेटर परफॉर्मर होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन? ये मैं नहीं कहूँगा कि बेटर परफॉर्मर होते हैं, जैसे कि हर एक फील्ड में आप देख सकते हो, अनलेस इट्स क्रिकेट और फुटबॉल टाइप की चीज़ें। जैसे पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छे करती हैं लड़कियां और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं, तो आई डोंट नो व्हाट परफॉर्मेंस मीन्स, लेकिन मैं फिलोसफिकली या फिजिकल बिहेवियरली, परफॉर्मेंस अगर हम कहें, बिहेवियरली sports, हाँ, मतलब एक इवेंट की अगर मैं बात करूं, और सब अपना कंफर्टेबल हैं सारे लोग, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने परफॉर्मेंस को एसोसिएट कर दिया पैसे से, कि परफॉर्म करने के पैसे मिल रहे हैं, तो सबका मन करेगा परफॉर्म करने का। लड़के लड़की सबको इक्वली लगेगा, नहीं मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को मज़ा आता है, आई एम ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबके पेट भरे हुए हैं, तो एक नेचुरल स्टेट में मुझे लगता नहीं कि फीमेल्स आर दैट मच इनटू परफॉर्मेंस, दे आर मोर इनटू विटनेसिंग द परफॉर्मेंस, इंजॉइंग द परफॉर्मेंस। आप समझो ना, मतलब ये सुनने में चाहे भले वियर्ड लगे, लेकिन औरतें इतनी कंप्लीट प्राणी हैं कि उनको लगता है कि मैं तो बैठ के देखूंगी रानी की तरह। तो वो जो एक आप इसको एक ये मत लो कि मैं कह रहा हूँ कि अरे औरतें क्या परफॉर्म करेंगी, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एक एक प्राणी जो इतना कंप्लीट है कि उसको वो भी नीड नहीं है कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं और लोग ताली बजाएं। शी इज लाइक कंफर्टेबली ऑन हर सोफा के, हाँ दिखाओ क्या कह रहे हो, एंड दैट दिखाओ वाला चीज इज मैन, कि मैं कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, उसे दिखाने में मजा आ रहा है, वो नाच के दिखा रहा है, वो पेंट करके दिखा रहा है, वो शायरी करके दिखा रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, वो ठीक है, मतलब हम अभी सारे लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगेन मतलब गोइंग बैक टू एनिमल्स, जैसे चिड़िया भी घोंसला बना लेता है अपना, जो मेल चिड़िया रहता है, मेल बर्ड रहता है, उसको फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं रहता है, उसके बाद वो नाचता भी है, एंड इन सो मैनी स्पीशीज वेल कोरियोग्राफ्ड डांस, पहले साफ करेगा, कंकड़ पत्थर हटाएगा उस जगह से जहाँ डांस करना है, फिर डांस करके उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये मेल का परफॉर्म करना तो मोर जो है, जो पंख फैलाता वो मेल होता है। बचपन से हमको लगता था कि ब्यूटी, सो कॉल्ड ब्यूटी इज एसोसिएटेड विद फीमेल्स, लेकिन जो पंख है जिसके, वो मेल है। हाँ, वो पूरा वो डैजल करता है उसको, नाचती हो, वो देखती है कि अभी इधर बॉस कुछ हो रहा है। तो दे आर मोर इनटू एंजॉयिंग द पार्टी, दे आर नॉट इनटू परफॉर्मिंग फॉर द पार्टी। आप ये सोचो कोई पेंटिंग है, ये अपने आप में कंप्लीट है, देयर इज एन ऑडियंस फॉर दिस पेंटिंग ऑलरेडी। तो औरतें एक आर्ट पीस की तरह होती हैं, जो कि मैं दिखना चाहती हूँ, आर्ट पीस आके परफॉर्म थोड़ी करता है, आर्ट पीस तो इट्स देयर कंप्लीट। यार यहाँ पे ये सवाल ही इस तरह बड़ा अलग सा पेचीदा सा होता है कि यार हम जानवरों में एक जानवर हैं या इंसान और जानवर अलग अलग? यार हम लोग मतलब म्यूटेटेड कह सकते हो, कि म्यूटेशन है जानवरों का, है तो हम प्राणी ही, सारे लोग प्राणी हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे हमारा दिमाग ज़्यादा तेज हुआ, जैसा भी आप मतलब, और ये बहुत ऑर्गेनिक लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत अजीब बात हो रही है, कि बंदर हैं, अलग अलग तरीके के बंदर होते हैं, चिंपैंजी हो गया या फिर मतलब मकाओ हो गया, जो भी चीज़ हो गई, तो इसी तरीके से एक हमारा भी ब्रांच निकला। हमारे ब्रांच में ये था कि हमारे दिमाग ज़्यादा तेज हुए, अब वो जिस भी रीज़न से हुए, तो वो आगे जाके व्यक्ति मतलब इंसान बन गया। लेकिन हमारा जो बेसिक्स है वो तो मतलब वही है। हम मतलब इसमें ये भी कहना कि हम जानवरों की तरह हैं, ये भी कहना बहुत बेकार चीज़ है, मतलब हम वही हैं। वो कोनोटेशन की जो आप बात कर रहे थे ना अभी, कि शब्दों के कोनोटेशन बन जाते हैं और फिर शब्दों से नफरत हो जाती है, वो वाली चीज़ है कि हमने जानवर को इतना, अबे ये तो जानवर है साला, उस तरीके से यूज़ किया कि अभी हम लोग वी आर नॉट कंफर्टेबल इन कॉलिंग आवरसेल्व्स कि हम लोग एनिमल्स ही हैं, मतलब। लेकिन अगर किसी को एनिमल से प्यार हो
तो उसके लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा कि मैं भी जानवर, बाकी लोग भी जानवर, और सारे लोग जानवर ही हैं। तो एक वही चीज़ है यार, मतलब मुझे लगता है कि जैसे थिंकिंग सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा गैप रहा है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि इंसान ऐसे रहते हैं और जानवर ऐसे रहते हैं। नहीं, सारे लोग सेम तरीके से रहते हैं। आप 4 दिन भूखा रखो किसी को और फिर देखो वो केला कैसे खाता है या सेब कैसे खाता है, वो वैसे ही खाएगा जैसे बाकी जानवर खा रहा है। वो नहीं फिर कांटे छुरी से नहीं काटने का इंतजार करेगा। आपका खाना, आप डिलीवर होता है आपका खाना, घंटा भर लेट डिलीवर हो और आपको भूख लगी है, तो वो खाने का पैकेट आप कैसे खोलते हो, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा आप कितने इंसान हो, कितने जानवर हो। अगर वो भरे पेट पर डिलीवर हुआ है, आप कायदे से कैंची ढूंढोगे, उसका हटाओगे, टेप हटाओगे, कायदे से खोलोगे। लेकिन आप बहुत भूखे और वो और उस पर लेट डिलीवर हो गया, आप ऐसे करके फाड़ रहे होगे उसे, जैसे एक बंदर फाड़ता है। तो है तो हम वही, मतलब आप उसमें कितना भी अवॉइड कर लो। तो वहीं पे एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि तब तो जैसे जानवर, द एनिमल्स आर नॉट नोन फॉर हैविंग वन सेक्सुअल या लाइफ पार्टनर, हो ओके। है ना। एंड इंसान, हम लोगों के ऐसे सोशल स्ट्रक्चर है, वी गेट मैरिड, हमारा पूरा कोर लॉयल्टी होता है उसका कि भाई अब आप इस इंसान के साथ जुड़ गए हो, बंध गए हो, और अब आप इसी के साथ पूरी जिंदगी बिताओगे। इसके अलावा कोई दूसरा इंसान इस कैपेसिटी में आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो अगर हम जानवरों में से ही एक जानवर है, तो चीटिंग तो हमारे नेचर का पार्ट होना चाहिए। चीटिंग, हाँ कर लो चीटिंग यार, कोई बुराई नहीं है। मतलब ऐसे आइडली इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन टू चीट। हाँ मतलब यार, शादी तो जैसे बनाया हुआ चीज़ है ना। पेयरिंग की बात कर लेते हैं। आई थिंक यार, जैसे जो भी सोशल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर वो लोग सही सोच रहे हैं तो स्टेबिलिटी को सोच के बनाया जाता है क्या कि अब बंदर कितने ग्रुप में रहते हैं, 20 25 40 के ग्रुप में रहते हैं। अभी क्या है कि करोड़ों लोग साथ में रह रहे हैं, और काफ़ी टाइम से करोड़ों लोग में हैं हम लोग, ह्यूमंस की जो तादाद है। और ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है, एक ही जगह जमघट बना के बहुत सारे रह रहे होते हैं। तो इनको कंपैटिबल कैसे बनाया जाए साथ में, ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। तो जिन्होंने भी सोशल स्ट्रक्चर बनाए, जिन्होंने भी रिलीजन लिखे, बुक्स लिखी कि कैसे रहना चाहिए, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि बॉस इनको लड़ाई से रोको, क्योंकि हैं तो जानवर। वो तो एक बंदर है, उसकी बीवी पे कोई हाथ मारेगा तो वो खून कर देगा उसका। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नियम बनाए कि सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, सैंक्टिटी ऑफ रिलेशनशिप, पति की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जाऊंगी, किसी दूसरे आदमी की तरफ आंख नहीं डालूंगी, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के किसी पे आंख नहीं डालूंगा। क्योंकि वो किस पे आंख डालेगा? ऐसा तो है नहीं कि उसकी बीवी डोल रही है और 4 औरतें ऐसी डोल रही हैं जो केवल आंख डालने के लिए ही हैं, वो भी किसी की बीवी है। तो ये पूरा जो फाइटिंग का सीन इरप्ट होता है ना जानवरों में, कि एक दूसरे की फीमेल से ही मतलब जब आंख लड़ा रहे हैं, तो कंपेटेबल कहाँ से होंगे? तो मुझे लगता है ये रोक वहाँ से उन्होंने डाली कि नहीं बॉस, तुम्हारी एक बीवी है, इसके साथ रहो, और अगर अलग हो रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इट इज़ फ्राउंड अपॉन कि अगर आपकी शादी नहीं वर्कआउट हो रही है, या आप शादी के अलावा किसी से कुछ, और थ्रू आउट द सिविलाइजेशन चीटिंग वाली चीज़ तो होती ही आ रही है। कौन, मुझे नहीं मालूम कोई सा ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ पे अब आदमी ज़्यादा फ्री है रहा है कंपेरेटिवली, फिजिकली औरत से ज़्यादा फ्री रहा है, क्योंकि बाहर जाने का चांसेस है, बाहर जाके किसके साथ क्या कर रहा है, तो ही इज़ नॉट मॉनिटर्ड। औरतें घर में रही हैं, घर में काम कर रही हैं, तो वो दे आर हैविली मॉनिटर्ड, के पड़ोसी भी देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, जॉइंट फैमिली देख रहे हैं, तो उनके पास चीटिंग का उतना चांस नहीं है। लेकिन आदमी के पास है, तो आदमी तो चीट तो करता है, और चीटिंग भी रही है। यार सही है कि गलत है, वो तो नेचुरल है, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका एक पे दिल आ गया, आपका दिल ही नहीं आएगा किसी और पे, नहीं आएगा यार, मतलब दिल तो कईयों पे आएगा। और स्पेशली अगर कहीं से मतलब ओपनिंग मिल रही है आपको कि मतलब मैं चांस मारूं और ये लड़की तैयार हो रही है, इवन फॉर अ विमेन, ऐसा थोड़ी एक आदमी से इम्प्रेस हो गई तो दूसरे से इम्प्रेस ही नहीं होगी। तो वो तो मुझे लगता है कि नेचुरल है फीलिंग्स। आपका कितना कमिटमेंट है अपने रिलेशनशिप के लिए, उस पर निर्भर करता है कि आपको चीटिंग करनी है कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर उसको आप सैक्रिलेज मान के चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यू शुड एक्सेप्ट कि भाई आई लाइक यू, लेकिन और भी लोग आएंगे जो मुझे पसंद आएंगे, विच इज़ अ नेचुरल थिंग, लेकिन मैं उस पर एक्ट अपॉन नहीं करूँगा, ये बात का मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ। या फिर जैसे आजकल ओपन मैरिजेस होने लग गई हैं कि लोग
उतना भी डील कर लेते हैं कि आई एक्ट अपॉन इट, यू ऑल्सो एक्ट अपॉन इट, एंड विल स्टिल बी हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो भी चीज़ ठीक है। मुझे गलत लगता है झूठ बोलना। लाइक जैसे एक बिजनेस डील होता है ना, मुझे रिलेशनशिप वैसा ही लगता है कि आप डील कर रहे हो किसी से, आपने जो प्रॉमिस किया है उससे मत हटो। ये एकदम पर्सनल मानना है, इसमें मैं राइट रॉन्ग पे नहीं जा रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि अगर जैसे मेरा इंटेंट है कि यार मैं तो एक से शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर एक के साथ तो नहीं रह पाऊंगा, मैं तो आई प्ले अराउंड, तो मैं पहले से इस बात को बोल दूं, मतलब कि बॉस मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ। आदमी या औरत को भी ऐसा माने तो उसे पहले से मतलब ये दे देना चाहिए इंडिकेशन कि आई माइट बी फूलिंग अराउंड, आर यू ओके विद इट और नॉट। तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। झूठ बोलते हो तो झूठ से तकलीफ होती है लोगों को। आधार सच होना चाहिए, हाँ, चॉइस हाँ, आपकी है, क्योंकि भाई yes, चीटिंग या फिर कि दूसरे को पसंद करना, यहाँ पे हम कहें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इवोल्यूशनरी हम लोग इस तरीके से शादी वाला जो रिश्ता है, ये शादी एज अ कंसेप्ट ये नई चीज़ है, एक इंसान के साथ रहना एज अ कंसेप्ट नई चीज़ है, लेकिन हम ये चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं, इसी वजह से हम लोग इतने बड़े ग्रुप में अच्छे से रह पाते हैं। तो लॉजिकली हमारे सर्वाइवल के लिए बेस्ट है कि हम एक के साथ कमिटेड रहें। एंड जैसे आपने बोला कि अभी के सोसाइटी, हाँ, अभी की सोसाइटी में दैट इज, और ये भी है कि इट्स अ मिक्स एक्चुअली, कि कई बार होता है कि पेयरिंग इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो तो है ही है कि किसका क्या केमिस्ट्री बैठ जाए भाई साथ में, कि लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं कि दे डोंट वांट एनी अदर, कि चाहे भले मेरे पास ऑप्शन है लेकिन तब भी नहीं है, मैं नहीं जा रहा यार किसी लड़की के साथ, मुझे इतना प्यार है अपनी बीवी से। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो सच सच अ गॉड सेंड थिंग, कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, तो वो भी केसेस हैं। और ऐसे जैसे मंकीज में तो हो जाएगा कि पॉलीगमी वगैरह हो जाती है, लेकिन बर्ड्स में बहुत देखा गया है कि वो मोनोगामस होती हैं, कि लाइफ टाइम के लिए एक ही पार्टनर चूज किया और उसी के पीछे मर मिटते हैं। तो ऐसे केस हैं, और ऐसे केस मंकीज में भी दिख जाएंगे, ऐसे केस ह्यूमंस में भी दिख जाएंगे। तो वो वही है कि फ्रीडम है हर चीज का, लेकिन चीटिंग वो होता है कि धोखा देने वाली बात हो जाती है, तो मेरे को वो नहीं पसंद है। ना ही मुझे वो करना पसंद है, ना ही वो झेलना पसंद है। हाँ मतलब कि दोनों बस साइड ऑफ द पहले से स्टोरी। पहले से क्लियर करके चलो कि क्या क्या वॉट एवर इज ऑन द टेबल ऑन द प्लेट, और उस पे स्टिक करके रहो, दैट इज योर कमिटमेंट। हाँ, और साथ में जैसे जब यहाँ पे आप आदमी और औरत की बात कर रहे थे कि यार कई बार होता है कि आपको वही पता होता है कि यही बेस्ट है यार, तो आप इधर उधर देख ही नहीं रहे हो। तो आई थिंक ये इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है इंसान की। यहाँ से एक चीज आती है कि यार बाबा जो एक रिलीजन है या भगवान है, ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ ह्यूमंस में एग्जिस्ट करता है। तो डू यू थिंक कि गॉड इज अ ह्यूमन इन्वेंशन? क्या करवा रहे हो यार। जो जिन भगवानों की बात हम लोग करते हैं वो मुझे लगता है कि ह्यूमन इन्वेंशन है। गॉड, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज नॉट गॉड, ये चीज़ मुझे लगता है कि ह्यूमन के परे है डिस्कशन थोड़ा सा। कि जैसे अगर सही में अगर सोचा जाए कि सही में कोई सृष्टि का बनाने वाला या चलाने वाला है कि नहीं, वो अलग डिस्कशन है। और उसका क्या रूप होगा, किस तरीके से वो फंक्शन करेगा, क्या वो किसी फॉर्म में होगा या फॉर्मलेस होगा, और कई निर्गुण और सगुण की भी बात करते हैं लोग, कि निराकार की भी जैसे कई बार बात करते हैं। तो उसका फॉर्म क्या होना है वो तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन है, बट नोन नहीं है वो। ये तो मैं एनी डे ही बोल रहा हूँ कि वो नोन नहीं है, और किसी को नहीं पता है कि भगवान क्या है और उसका आकार क्या है, उसका रूप क्या है। तो यार मुझे तो वही लगता है, मतलब लाइक अगेन, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी भी लाइफ है ना, मतलब मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ जवाब चाहिए, तो उसके लिए जो मेरे पर्सनल जवाब हैं या सवाल हैं उसके हिसाब से हम आदमियों ने ही कहानियाँ बनाई हैं ये, और कहानियों की अपनी ताकत होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझना लगेगा किसी को भी, लेकिन ये इतना ट्रिकी चीज़ है। मतलब मैं जैसे मैं अपना वीडियो रिलीज़ करता हूँ तो मैं मंदिर होके आता हूँ हनुमान जी के। आई रियली बिलीव इन हनुमान जी, आई बिलीव इन प्रेइंग फॉर हनुमान जी। एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके की एनर्जी यूनिवर्स में काम करती है कि कहानियों में ही इतनी जान पड़ जाती है। और जैसा कि बहुत रिपीटेडली कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि राम से बड़ा है राम का नाम।
वो बहुत मैजिकल चीज़ है, किसी ने पता नहीं क्या सोच के कहा, लेकिन वो सही बात है कि राम की पूजा के लिए राम का असली होना भी ज़रूरी नहीं है, नाम काफ़ी है। अब भाई ये बात कितनों के समझ में आएगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि कहानियाँ हैं, इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन हज़ारों साल तक आप किसी चीज़ में फ़ेथ रख रहे हो, किसी चीज़ की सिर झुका के पूजा कर रहे हो और उसको सम्मान दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसमें एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी की आप पूजा कर रहे हो। आप जाओ बड़े मंदिरों पे जाओ, बड़ी मस्जिदों पे जाओ, आपको एक वाइब्रेशन फ़ील होगा। जैसे मैं करौली गया था, आगरा के लोग करौली बहुत जाते हैं, तो वहाँ मूर्ति देख के मेरे को ऐसे एकदम लगा था, मतलब चेहरे पे कि अरे फक, एनर्जी है कुछ यहाँ पे। तो क्योंकि अब इतने हज़ारों लोग लाइन लगा के उसमें हाथ जोड़ के जय माता दी कर रहे हैं और मतलब अब रो भी रहे हैं कई लोग, मतलब अपना भक्ति उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ एनर्जी क्रिएट हो जाती है। यार बाबा देखो, यहाँ पे मेरे को एक थ्योरी, जो मेरी ये पर्सनल थ्योरी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आई है और मेरे को इससे मैं हर चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरी थ्योरी ये है कि यार देखो, परमात्मा असीम है। एक इंसान के दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ सके कि परमात्मा क्या है, तो हम उनके लेवल पर जाने में असमर्थ हैं। फिर एक है कि यार हम एक तरीके से इसीलिए इमेजिन करते हैं, जैसे मैं कृष्ण के रूप में इमेजिन करता हूँ, उसमें भी बाल कृष्ण के रूप में इमेजिन करता हूँ। तो जब परमात्मा को मेरे से मिलना होगा या मुझसे बात करनी होगी, मैं तो उनके लेवल पर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरे लेवल पर आ सकते हैं ना, वो तो मुझसे उस रूप में बात कर सकते हैं जैसे कि हम एक छोटे बच्चे से बात कर रहे होते हैं। तो हमारा जो दुनिया देखने का हमारा पर्सपेक्टिव है, वो इतने अनुभवों का मिश्रण है कि बच्चा उसको नहीं समझ सकता जिस तरीके से मैं दुनिया देखता हूँ। लेकिन सिंस बच्चे का इतना छोटू सा है ना कि उसकी 3-4 लाइनों में भी हम उसकी जो दुनिया देखने का नजरिया वो समझ जाते हैं, और फिर हम उस बच्चे के लेवल पे आके उसकी दुनिया का पार्ट बन जाते हैं। तो वैसे परमात्मा के लिए हम तो बहुत छोटे से पार्टिकल है ना, तो वो हमारे लेवल पे आ सकता है, एंड इट डजंट मैटर कि हम उसको किस तरीके से माने। एंड देन जैसे आपने बोला कि राम से बड़ा राम नाम, तो अगर वो ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती विच वी बिलीव इन, then also it makes sense. Yes. I mean, for me, then only it makes sense. Otherwise, मतलब काफ़ी फारफेस्ड कहानियां हैं, मतलब तो और वही मुझे लगता है कि आज के समाज में, आज के इंटरनेट युग में एक वो चीज़ हो गई है कि डिटेलिंग पे जा रहे हैं लोग। मुझे लगता नहीं कि इन कहानियों की या फिर धर्मों की डिटेलिंग पे जाना चाहिए, वहाँ पे स्टूपिडिटी आने लगती है कि आप उन कहानियों को सही साबित करने की कोशिश मत करो। वो अच्छा डिस्कशन नहीं है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने बैठ के चाट खाई थी या फिर यहाँ पे राम के चरण के निशान है, ये सब मत करो। बस आप ये मानो कि राम से आपको क्या सीखना है, और जब राम की पूजा करनी है या राम नाम का ध्यान करना है तो किन गुणों का ध्यान करना है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना है आपको। आपको जब हनुमान जी का ध्यान करना है तो आपको निस्वार्थ, आपको सेवा, आपकी जो शक्ति है वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। आपको इन गुणों का ध्यान करना है, उसको आत्मसात करना है, तो आपकी बॉडी की वो ऊर्जा ट्रिगर होगी उससे। आप ये मत कहो कि हनुमान जी तो हाइट इतनी थी और इतना वजन उठा लेते, उसमें मत जाओ। ये डिटेलिंग आप फालतू में, मतलब इसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। शिव जी की हाइट 9 फुट थी, नोबडी नोज। ये सब फेक डिस्कशंस हैं और ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं आप ही की बनाई हुई, जो आपने इतनी मेहनत से ये जो इमेजेस बनाई हैं, कहानियाँ बनाई हैं, और इनमें हज़ारों साल एनर्जी डाल डाल के इनको जीवंत किया है कि अब ये हमें लौट के देती हैं, हमें शांति देती हैं, हमें ताकत देती हैं। मैं जब डाउन फील करता हूँ तो मैं तो देखता हूँ रामायण के सीन। मैं वीरेंद्र सहवाग की पारियां भी देखता हूँ क्रिकेट की, मोटिवेट होने के लिए कि एक्सीलेंस किसे कहते हैं, नॉट थिंकिंग टू मच किसे कहते हैं, तो उसके लिए सहवाग को देखता हूँ मैं। मुझे जब संजीवनी बूटी वाला सीन है रामायण का, मैं रो चुका हूँ उस सीन को देख के बहुत बार, कि राम को भी डाउट आ जाता है हनुमान जी पे, कह रहे कि कैसे जाओगे, तो हनुमान जी ने कहा कि बॉस लाइक यू डोंट नो मी, अगर आपने भी डाउट कर लिया मेरे पे, मैं कहीं भी चले जाऊंगा। तो मैं तो रो गया हूँ भाई 2-3 बार कि यार क्या लेवल है, क्या लेवल है कॉन्फिडेंस का। सुषैन वैद्य खड़े हुए हैं,
वो कह रहे हैं कि अरे भाई कैसे, इतना बता तो दूं मैं तुम्हें उपाय, लेकिन वो उपाय करना ही इम्पॉसिबल है। तो हनुमान जी कहते हैं कि कर्मवीर डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, कर्मरत हो जाते हैं। ये बहुत मोटिवेटिंग लाइन है यार। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मुंबई में, मैं 50 चीज़ें सोच रहा हूँ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो फिर एकदम से लगता है कि नहीं, फकिंग डू योर जॉब, काम में ध्यान लगाओ, केवल काम में ध्यान लगाओ, तो वो आपको इतना कुछ मिल सकता है। लेकिन आप उसमें क्या ढूंढ रहे हो कि वो शिव जी की हाइट 9 फुट है। कहाँ से आपको पता शिव जी की हाइट क्या है? शिव जी का वो देखो ना, डिटैचमेंट। एक आदमी में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा भी होती है, और एट द सेम टाइम उस आदमी में वैराग्य भी होता है। ये आदमियों का इतना कोर नेचर है। हर आदमी वैराग्य के साथ पैदा होता है, जो कि बहुत अच्छे से लिखने वाले ने शिव जी के अंदर लिखा है कि एक आदमी जो कि अल्टीमेटली लिमिटलेसली टैलेंटेड है, और एट द सेम टाइम वैरागी है कि समाज का हिस्सा ही नहीं है, कहीं पहाड़ पे बैठा हुआ है, जानवरों के साथ हैंग आउट कर रहा है, भैंसे के साथ, सांप के साथ, सांप को गले में क्या, सच अ नोबडी हैज रिटन और इमेजिन अ बेटर कैरेक्टर देन महादेव। तो ये तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली चीजें हैं यार। आप ये मत मान के चलो कि कोई चरित्र है तो उससे आप क्या बैटमैन से इंस्पायर नहीं होते? आप डार्क नाइट की लाइन थी कि वो बोलता है कि मर्डर का जिम्मा मेरे ऊपर डाल दो, जो पहली डार्क नाइट है। उसमें हार्वी डेंट जो उनका वकील रहता है जो शहर का, जो इंस्पिरेशनल फिगर रहता है, एंड में वो मर्डरर बन जाता है और पुलिस वालों को शूट कर देता है। तो वो कमिश्नर कहता है कि व्हेन दिस कम्स आउट पीपल विल लूज होप, कि ये जो हमारा वाइट नाइट था इसने ही मतलब मर्डर कर दिया पुलिस का। तो बैटमैन कहता है कि नहीं, बाहर आने की जरूरत नहीं है ना इस खबर को, आप ब्लेम करो मेरे को कि बैटमैन इन 2 पुलिस वालों को मार के चला गया। तो कहता है अरे ऐसे तो तुम विलेन बन जाओगे। तो कहता है आई एम वॉट एवर गौतम नीड्स मी टू बी, कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं वो हूं जिस जो होने से मेरे समाज को अच्छाई मिल जाएगी या फिर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्रेजी लाइन है, क्रेजी लाइन। तो वो भी आप एंडिंग मोनोलॉग देखो तो आपके गूजबम्स आते हैं, आपको रोंगटे खड़े होते हैं। यही तो चाहिए आपको लाइफ में। आप क्या साबित करके करोगे कि वो राम सेतु बनाए तो इस पे एक्चुअल वानर सेना चल के गई थी कि नहीं गई थी? इस डिस्कशन से आपको क्या मिलने वाला है? आप ये देखो कि आप उसमें से सीख के क्या अच्छा कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो भगवान का जो इस्तेमाल है उसे वहां तक रखो, उसे वो इतिहास है कि डॉक्यूमेंट्री है या फिक्शन है, आप क्यों बात कर रहे हो ये सब? इसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने सुनी थी कि एक मूर्ति एक बार मंदिर जाती है और भगवान बन जाती है, और इंसान ताउम्र मंदिर जाता है पर इंसान नहीं बन पाता। अरे अच्छा अच्छा, नाइस। किसने बोला यार ये अच्छा लाइन? यार आई डोंट नो कि यार ये बोला किसने था, बट आई वही होता है ना, कई चीजें जो तुम्हें बड़ी दिल को छू जाती है। तो वही तो यार जुबान की खास बात ही यही है ना कि जिसने ये बात बोली उसका था कि इसका किसी पर असर हो, किसी के साथ रेजोनेट हो। हाँ वही वो वही रेजोनेट हो गई तो भाई काम हो गया, फिर क्या फर्क पड़ता है किसने बोला। इस साइड में भी मैंने लिखा है कि आजकल लोग धर्म मानने वाले कम हैं, धर्म बचाने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो आप मतलब थोड़ा वही जो आप कह रहे थे ना कि भगवान के लेवल पे जाने की कोशिश मत करो, भगवान बचा लेगा अपने आप को। भगवान जिसने वही आपके हिसाब से ही गैलेक्सीज बनाई है, ब्लैक होल्स बनाए हैं, आकाश गंगाएं, सुपरनोवा, तारे, चांद, सूरज वगैरह बनाए, वो व्यक्ति कितना पावरफुल हुआ। आप उसको बचाने क्यों, मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आपकी मदद थोड़ी लेने बैठा है। आप बस उससे सीखो। और वो क्या सिखा रहा है कि बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप उस पर ध्यान दो ना। लेकिन कितने लोग हैं जो धार्मिक होने का बहुत बड़ा दावा करते हैं और उसके बाद सही में कि मैं बहुत काइंडनेस से लोगों को ट्रीट करूंगा, लोगों का भला करूंगा, अपनी ताकत को लोगों के लिए खर्च करूंगा? नहीं, सब झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं। किसी भी धर्म के लोगों सब झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं कि मेरा भगवान ज्यादा ताकतवर। एक तो सबने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, इस रीजन का भगवान ये है, इस रीजन का भगवान ये है, और सबकी थ्योरी सेम है कि आप पूरी कायनात हमारे भगवान ने बनाई है। तो अलग अलग आदमी ने थोड़ी ना कायनात बनाई है भाई, सेमी सेमी व्यक्ति ने बनाई होगी। तो जो तुम्हारा भगवान है वो उसका भी भगवान हुआ, वो उसे किसी और नाम से बुला रहे हैं, लेकिन तुम उससे लड़ाई कर रहे हो। तो ये मेरे को वही है, रिलीजियस पॉलिटिक्स से ज्यादा स्टूपिड पॉलिटिक्स की कोई फॉर्म है नहीं है। मतलब जिस चीज से आपको सम्मान करना या फिर दयालु होना, उदार होना, ये चीजें सीखनी थी, उससे आप मतलब टॉर्मेंट करना, एग्रेशन एंड स्टूपिड होना, ये सब चीजें सीख रहे हो। सबसे तो बड़ी से बड़ी अगर हम पिछले 500 साल का इतिहास देखें तो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जो हुई है उनके कोर में रिलीजन रहा है। हाँ, अभी देखो। है ना, कि मतलब कि मैं, मेरी डेफिनेशन ऑफ भगवान क्या है और आपकी डेफिनेशन ऑफ भगवान क्या है, उसके बीच की तो सबसे बड़ी लड़ाई है।
और कौन सा कमरा है भगवान का, ये यरूशलेम में या जेरूशलेम में जो भी है, जो उन्होंने बना रखा है, तो वो वही फाइट है कि इसमें पूजा कौन करेगा आके। भाई अब भगवान क्या इसी एक कमरे में बैठा हुआ है क्या, कोई सा भी भगवान, या राम मंदिर बनाना है, या फिर कैलाश पर्वत हो गया, या जो भी मतलब जूस के साइट्स हो गए, या फिर मक्का मदीना हो गया, तो ये कैसे है कि तुम्हारा भगवान यहाँ तक लिमिटेड है। भगवान तो सारी जगह होना चाहिए जब पूरा सृष्टि उसने बनाई है। तो वो थोड़ा वो है यार कि वाई आरंट यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। ये तो काफी क्वेश्चन करने वाली बात है अपने आप को। तुम लड़ रहे हो धर्म धर्म के नाम पे, तो उल्टा है भाई। किसी बच्चे का व्यवहार देख के कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, सीधा लोग बोलते हैं कि अच्छे घर से है, सीधा आता है। तो सबसे बड़ा प्रमोशन आपके रिलीजन का ये है कि आप अच्छा व्यवहार करो। मुझे कोई दिख जाए कि ये कम्युनिटी यार बड़ा अच्छी बिहेव करती, तो मैं तो उसकी तरफ आकर्षित होऊंगा। जैसे मुझे पर्सनली सिख लोग बहुत पसंद है, मेरे दिमाग में सेम कि मैं गुरुद्वारे जाता हूँ और अमीरों के भी बच्चे वहाँ झाड़ू पोंछा लगा रहे होते हैं, वहाँ खाने के बर्तन धो रहे हैं। तो आई वुड वांट माय किड्स टू लर्न दोज वैल्यूज कि आपको ऐसे सर्व करना है समाज को, ऐसे मतलब सेवा करनी है समाज की। तो आपका एटीट्यूड दिखा रहा है आप कहाँ से आ रहे हो। और ये हिंदुइज्म में तो बहुत ओपन कल्चर रहा है, सबका सम्मान करना। केवल मोस्टली मतलब हिंदू धर्म में मिलेगा, जो दूसरे के भी, जो चर्च में भी हाथ जोड़ के जाते हैं, जो मस्जिदों में भी जाते हैं। ये बहुत अच्छा रिच कल्चर है हिंदुइज्म का, कि कभी ये माने ही नहीं कि एक किताब और उसका एक स्टेटमेंट यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये माने ही नहीं कभी हमारे हिंदुइज्म ने। पूरा लाइब्रेरी बनी हुई है, कितने पुराण, 18 पुराण लिखे हुए हैं, रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, कितने वेद लिखे हुए हैं। ये सब वही पॉसिबल है जहाँ पे इट्स अ वेरी डिस्कशन ओरिएंटेड कम्युनिटी। इट्स नॉट अ कि 10 लाइन का हमने दे दिया बना के कि यही फॉलो करना, नहीं, ये डिस्कशन ओरिएंटेड है। और अभी क्या है कि डिस्कशन खत्म कर दिया कि नहीं हमारी बात सुनो, हम क्या करें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, मतलब हिंदुइज्म का डिक्लाइन है, जो जिस तरीके से अभी ये ऑनलाइन कल्चर है, या फिर जो पॉलिटिसाइज जो कर दिया है रिलीजन को। तो ये तो वन ऑफ द कूलेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, मतलब पहला अकेला ऐसा धर्म होगा जिसको स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की गई है, फिर भी स्प्रेड हो रहा है। फैन फॉलोइंग है मतलब हिंदुइज्म की ऑल ओवर द ग्लोब। कृष्ण को देखो, कितने स्ट्रॉन्ग फिगर है। कृष्ण को तो मैं न्यूट्रली भी देखता हूँ जैसे चीजों को, तो मुझे लगता है कि कृष्ण ऐसे फिगर हैं जिनमें कैपेसिटी है ग्लोबल गॉड बनने की, बिकॉज ही इज अबाउट लव। कि केवल एवरीथिंग आई वुड से कि लाइक जैसे एक जो डेफिनेशन मुझे बहुत सही से समझ में आई थी कृष्ण की, कि वो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुष, लाइक कंप्लीट मैन, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि अगर आप उनके बचपन में देखो तो लीलाएं भी कर रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, गाय को जंगल में भी लेके जा रहे हैं, फिर वो भगवत गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं। तो नॉलेज वाइज आप देखो कि आर्ट, नॉलेज, उसके बाद आप उनके पास देखो उनका जो मेन हथियार है वो है सुदर्शन चक्र, विच इज इनविंसिबल। तो उनके पास सबसे पावरफुल वेपन भी है। उसके बाद यार उनको कहीं पे भी वो होड़ नहीं है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। जहां महाभारत में सारे वीर लड़ रहे हैं, वो सारथी बने हुए हैं। जहां पे ये होता है कि यार एक राजपूत के लिए, किसी भी राजा के लिए, कि यार तो मर जाऊंगा लेकिन जगह नहीं छोड़ूंगा, या तो यहाँ से मैं जीत के निकलूंगा या फिर यहाँ पर से मेरी अर्थी निकलेगी। दिस इज अ नॉर्मल कॉमन माइंड सेट एक जो लड़ने जा रहा है उसका है। लेकिन वो तो लड़ाई से भाग गए, रणछोड़ कहा जाता है उनको, जरासंध के साथ लड़ाई में वो भाग गए। तो इट जस्ट दैट कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग या एक ऐसा कोई चरित्र जिसको कुछ प्रूव नहीं करना था, एंड सिंस उन्होंने कभी अपने को प्रूव करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो सबसे बेस्ट हो गए। तो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हाउ अ पर्सन शुड बी इज कृष्ण। ओके, नाइस। तो उस वजह से हाँ, आई सी देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ हिम बीइंग द ग्लोबल गॉड। या मुझे तो यार आउटराइटली प्यार की वजह से लगता है कि कृष्ण का जितना फॉलोइंग है वो प्यार में मारने वाला फॉलोइंग है। राधा कृष्ण की हाँ, राधा, इवन द ओवर, नॉट इवन राधा, ओनली राधा, जितना गोपियों का अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि ये कौन है, सूरदास जी ने किया जाने, हाँ सूरदास जी ने किया वर्णन काफी। उद्धव वाला किसने लिखा है? आई थिंक सूरदास ने ही लिखा है, उद्धव गीता। हाँ, आई थिंक मे बी लाइक, तो वो जो गोपियों का प्यार है कृष्ण के लिए, एंड कृष्ण इज ऑल्सो ड्रिवन बाय लव, के गोपियों से मतलब उनको कनेक्ट करना या राधा से कनेक्ट करना, तो ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लव। और
इवन आप उधर जाके देखो, मथुरा या वृंदावन जाके देखो, आपको लगेगा, फील लगेगी, दुनिया भर की लड़कियां आती हैं एक तो वहाँ पे, और सब बहुत सज संवर के घूम रही होती हैं क्योंकि राधा का प्रतिरूप बन के घूम रही हैं। तो मुझे लगता है कि माहौल है कुछ वहाँ पे। जैसे बाकी गॉड्स में थोड़ा सा जैसे राम बहुत ही सख्त एक आई हैव टू बी राइट, जैसे आई बीन लाइक क्या कहना चाहिए, एक होता है ना कि जैसे मैं बचपन में सोचता था कि क्या बनना है लाइफ में, तो उसमें उसने उस पूरे थॉट प्रोसेस में राम ने बहुत इन्फ्लुएंस किया मुझे, श्री राम के चरित्र ने, कि दिस मैन इज अबाउट बीइंग राइट। राम का वही है मर्यादा पुरुषोत्तम, वेयर यू ड्रॉ द लाइन एंड यू नेवर क्रॉस द लाइन, बेसिकली जो महर्षि वाल्मीकि ने उनको रचना की। तो वो मुझे लगता था, फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि बीइंग राइट से ज़्यादा कठिन है बीइंग गुड। तो वो कहीं पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा, मतलब बीइंग अ गुड पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट देन बिकमिंग द राइट पर्सन। तो लेकिन वो है कि ये बहुत खूबसूरत बात बोली है आपने, हाँ, लाइक बीइंग गुड पर्सन इज मोर डिफिकल्ट देन बीइंग द राइट या पर्सन। जैसे भीष्म पितामह का बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है यहाँ पे। दो लोग हैं जिनका मैं बड़ा अच्छे से एग्जांपल लेना, जामवंत का और भीष्म पितामह का। तो भीष्म पितामह वो थे, लाइक उनके लिए था कि लाइक आई हैव टू बी राइट। तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मेरे लिए वचन सब कुछ है। तो अब क्या है, वचन निभाने के लिए वो हमेशा तख्त के नीचे सर्व करते रहे, है ना, चाहे कैसा भी राजा है उन्होंने उसकी बात मानी है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तुम्हारी बहू है यार वो, और आप उसको देखते रह गए क्योंकि तख्त ने कुछ नहीं बोला। जब तक धृतराष्ट्र ऑर्डर नहीं देंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। तो जहां पर गुस्सा आना चाहिए था वहां पर भी वे शांत रहे, और इसीलिए उनकी जब मौत हुई तो तीरों की सैया पे लेटे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से प्राण गुजरे, उनकी इच्छा मृत्यु थी, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट डेथ। अब वहीं पे आ जाते हैं अपने ये जामवंत जी। आई थिंक जामवंत इज द पर्सन। आपने तो रामायण सुनी है, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझे बता देना। कि जिस टाइम पे सीता का अपहरण हो रहा था, पुष्पक विमान से रावण ले जा रहा है, जटायु, यस। तो द सेकंड पर्सन इज जटायु, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। तो अब क्या है कि जिस टाइम पे भाई सीता जी का अपहरण हो रहा है और रावण ले जा रहा है, जटायु को पता है कि वो रावण जितना पराक्रमी नहीं हो सकता, लेकिन उसने बोला यहाँ पे मेरे लिए जो गुड एंड करेक्ट चीज है वो है कि मैं लड़ूं उसके खिलाफ। तो वो गए, उन्होंने रावण से लड़ा, और उनकी जो आखिरी सांस है, जो रामायण कहती है कि आखिरी सांसें उनकी राम जी की गोद में गुजरी। तो द आइडिया इज टू डू राइट थिंग व्हेन द सिचुएशन कम्स, कि सही परिस्थिति पे सही फैसला लेना है। ऐसा नहीं है कि एक फैसला मैंने जिंदगी के लिए ले लिया, उसी को फॉलो करना है। देन इट्स अबाउट यू, देन इट्स अबाउट यू, कि मैं तो अपने वचन का इतना पक्का हूं। तो आपने अपने ईगो को सर्व किया एक तरीके से, जबकि जो अगर बैटमैन वाली लाइन पे जाए, उसने अपना ईगो खत्म कर दिया कि मैं तो वो हूँ जिसमें फायदा हो रहा है गौतम का। तो इसलिए वो लाइन इतना ट्रम्प करती है 100%। और उधर से एक लास्ट चीज की तरफ मैं जाना चाह रहा था। इट इज फ्रॉम योर बिट ओनली एंड आई फाउंड इट लाइक कि इस बारे में आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा। तो जैसे ये था कि लाइक आपने बोला उसमें कि भगवान के नाम बड़े सिंपल होते हैं, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव। और वहीं पर जो गुरु हैं उनके नाम जो आपने लिखा था, आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड किया, उनके नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं, जैसे महामहिम, प्रचंड, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, भोलानंद भटूरे वाला। तो पर्सनली व्हाई डू यू थिंक दिस इज? एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना वो वाला सेट। इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन भाई। यार देखो, जिस आदमी में सब्सटेंस नहीं है तो वो फिर दुकान मतलब तगड़े से सजाता है अपनी। जिस आदमी में ज्ञान है, जिसको जताने की जरूरत नहीं है, जो बात करेगा और समझ में आ जाएगा कि इसे तो चीज़ें पता है, उसके पास भीड़ आने लगेगी अपने आप। और वो भीड़ को भी नहीं चाह रहे, लेकिन भीड़ आने लगेगी उसके पास। लेकिन हमारा ये जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु खराब होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है मैं किन गुरुओं की बात कर रहा हूँ, कि एक सेक्शन है पूरा जो कि बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो कि गुरु का चोला पहन के आते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। तो गुरु का मतलब होता है कि जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो कहीं पे मतलब एनलाइटनमेंट को चख तो चुका ही है, अगर पूरा नहीं आया तो कम से कम थोड़ा तो चख ही चुका है। लेकिन वो चीज़ जताएं कैसे? ऐसा थोड़ी है कि आप कह दोगे कि मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे को देख के पता नहीं लगेगा कि कितना ज्ञानी है, मेरे को समझ में आ रहा है।
लेकिन फिर आपको ये आभूषण पहनने पड़ते हैं ज्ञानियों वाले, कि जिससे मैं ज्ञानी साउंड करूं। तो फिर वहां से ये सब चीजें आती हैं कि क्रिएटिंग योर इमेज, कि अब मैं ऐसे बोल दूंगा कि बहुत बड़े सिद्ध व्यक्ति आ रहे हैं, कौन है वो, कविराज आ रहा है, तो नहीं ना, मतलब। लेकिन मैं कहूँगा अरे वो महामहिम आनंद प्रभुता सत्ता, और वो सारा जोड़ दूंगा उसमें, एडजेक्टिव्स बेसिकली। तो उससे मेरी इमेज को मतलब फायदा पहुंचेगा कि अच्छा, मतलब को मेरे पे प्रूव करने के लिए आसान हो जाएगा कि और इतना बड़ा नाम है, तब तो कुछ तो पता ही होगा। इतनी बड़ी मतलब टोपी पहन के आ रहे हैं, इतना पर्पल कलर का कुर्ता पहन के आ रहे हैं महंगा वाला, हाथ में गहने पहने हुए हैं, तो मतलब इसको कुछ तो पता ही हो। हमारा एक परसेप्शन है ना चीज़ों के लिए, तो वो इमेज बिल्डिंग है यार। मतलब और ये मैं सोचता भी था कि जैसे उसमें कि कोई गुरु दीपक क्यों नहीं है, गुरु बंटी क्यों नहीं है, उस सेट में भी है ये चीज़। और मैं सोचता भी था कि कोई गुरु होगा तो वो तो सादा पैंट शर्ट में क्यों नहीं है। उसको तो जिसने ये जान लिया कि अपीयरेंसेस में उतना नहीं है, मतलब चीज़ तो सादा में यू आर कंप्लीट, सादा पुरुष में ही। तो ये था कि भाई क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े गुरु हैं, इन्होंने सबने अपना डिफाइन कर रखा है कि मैं ऐसा चोगा पहन के आऊँगा, मैं वैसा चोगा। वाई आंट यू इन लाइक शॉर्ट्स में आगे बैठ जाओ ना, जो भी तुम्हारा लोकल नेटिव तरीका है कपड़ा पहनने का, तुम स्पेशल ड्रेस पहन के आ रहे हो, मतलब तुम इम्प्रेस करना चाहते हो लोगों को, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज का सब्सटेंस नहीं है, तो तुम इमेज लेके आ रहे हो, पैसा रुतबा लेके आ रहे हो, उससे डरा रहे हो लोगों का। बट देन आई सो जिद्दू कृष्णमूर्ति, और वो एकदम ऐसे फिट बैठे ना उस वाले डिस्क्रिप्शन पे जो मैं कह रहा था कि पैंट शर्ट में कोई क्यों नहीं आता गुरु। एंड जिद्दू, यू लुक एट हिम लाइक ही इज जस्ट अ गाय, एंड ही इज नॉट इवन रेफरिंग टू हिमसेल्फ, ही इज सेइंग द स्पीकर सेज दैट इट मींस दैट, जो भी करके वो बात कर रहे हैं। तो वो मेरे को काफी इंप्रेसिव, और उनकी बातचीत भी इतनी कि किसी को इम्प्रेस करने वाला एलिमेंट ही नहीं है। और मुझे कम से कम, मैं इतना स्टडी करता हूँ मतलब ह्यूमन बीइंग्स को, मुझे इतना तो मालूम है कौन कब क्या बात कर रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी ये मेन स्ट्रीम गुरु हैं, तो इनको तो देख के मैं 2 मिनट में तो समझ जाता हूँ कि अबे ये तो मतलब पागल बना रहा है पब्लिक को बैठ के, इसको पैसा कमाना है। बट यू डोंट फाइंड दैट इन जिद्दू कृष्णमूर्तिज। और मैं ऐसा नहीं कि उनका प्रमोटर हूँ या फिर मैं खुद भी बहुत फॉलो करता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ देख लिया पढ़ लिया वो बात अलग है, लेकिन मतलब sheer simplicity जो है, या मैन, that draws you towards him। and वही जैसे ओशो, नाम वैसे बाकी सारी चीजें जो भी हो, लेकिन एज अ नाम कुछ भी आगे पीछे नहीं है। हाँ। और Is it ओशो wrong? का Is it भी wrong? मुझे लगता है कि जो यूएस वाला पूरा एपिसोड रहा है, वहाँ पे ही ऑल्सो स्लिप्ड। वो एक पूरा एक जो माया जाल टाइप बन गया था रजनीशपुरम का, वो मुझे लगता है कि उतना अच्छा एपिसोड नहीं था ओशो की लाइफ का। लेकिन जितना ओशो का हिंदी वाला पार्ट है ना, पूरा पुणे वाला, जिसमें हिंदी में लेक्चर्स दिए, वो ब्रिलियंट है मतलब। लिटरली मैं अभी और तक हाँ, सुनता रहता हूँ। और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो जो वो वाला हुआ ना शुरू के, बहुत टोपी पहन के, चोगा पहन के, हाथ में कुछ लाखों रुपए का ब्रेसलेट है हीरो का गिफ्ट किया था, ये सारा यूएस में चालू हुआ। और उसके पीछे कुछ भी थ्योरी देख लो, वो उतना हेल्दी चीज थी नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन जितना ये सादगी में पुणे वाला जीवन रहा है, उसमें बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, और वो मच मोर सब्सटेंशियल है देन वट एवर इज सेड इन इंग्लिश, मतलब इन रजनीशपुरम। और रजनीशपुरम भी मुझे एक पॉइंट तक सक्सेस लग ही रहा था, जैसा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं। लेकिन देन दे मेड देयर ओन आर्मी, दे बॉट वेपन्स और वो सारी चीज़ें, जिसमें भी वो माँ शीला का नाम आता है जिस चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत मैसी हो गई चीज़ें। लेकिन वेन एवर टिल द पॉइंट ओशो वॉज इन पुणे, ही वॉज लाइक 100% जैम ऑफ अ पर्सन। मतलब मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में इतना अच्छा थिंकर हुआ नहीं कोई, और ऑब्वियसली कृष्णमूर्ति इज देयर। बट ऐसे लोगों की जरूरत है, मतलब जो टाइम टाइम पे आके थोड़ा धूल जड़ाते ना किसी चीज की, आंखों पे कानों पे इतनी धूल चढ़ गई होती है स्टूपिडिटी की, ह्यूमंस की जो की आदत है। तो टाइम टाइम पे ऐसे लोग आने चाहिए, और सोसाइटी को ऐसा कि ऐसे लोगों को होस्ट करना चाहिए। अभी इतना मुश्किल हो गया है ना, कुछ भी आप नॉर्म से हट के बात करो तो लोग एकदम डिजिटल टेररिज्म जिसे कहना चाहिए कि चढ़ जाते हैं लोग। अभी इसी में ही आप इसे अपलोड करोगे, नीचे आ जाएंगी 10 गालियां कि अरे ऐसा कैसे बोलती है। नहीं, आप भाई विचार हैं, अगेन वही हम जो बात कर रहे थे कि विचार है यार। यू डोंट हैव टू एग्री विद मी हाँ। ना, मतलब ऐसे जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि मुझे आपकी सारी बातें क्या बात कर दी, कविराज भाई के मुंह से निकला तो यही पत्थर की लकीर है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन चाहे मैं आपकी बात पे
यकीन ना करो या एग्री ना भी करो तब भी हम हेल्दी बात हाँ, कर सकते पोलाइटली हैं आप ना सुनने के लिए तो ये तो आपकी काबिलियत है। तो जो भी, ये तो है ही है बात कि जो कमेंट करता है ना कि अरे ऐसा कैसा बोला तू, तो यू आर नॉट इंसल्टिंग मी, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। कि तुम्हें मतलब इतना ही नहीं सामर्थ्य है कि तुम किसी की ऐसी बात सुन सको जिसे सुन के तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हो। नहीं, तुमको अपने वर्क ऑन योर सेल्फ बेसिकली। हाँ। और बाबा जैसे लाइक जो सुन रहे हैं अभी भगवान की दया से काफी लोग सुने हैं, बाबा लोग आई लव यू ऑल, बट बात यह है कि यार तुम मुझे या कविराज भाई को पर्सनली नहीं जानते यार, हम भी आपको पर्सनली नहीं जानते। और अगर हमारी बातें एंगर जैसा एक्सट्रीम इमोशन आपके अंदर जगह पा रही है तो मतलब आपका रिमोट कंट्रोल तो यार आपने हमारे हाथ में दे दिया। एंगर ऐसा इमोशन है कि भाई जब आप एक बार गुस्सा होते हो आपकी बॉडी को घंटों लगते हैं रिकवर करने में, बहुत ज्यादा एनर्जी एक कंज्यूम होती है गुस्सा होने में। सही बात है। और वो इतना इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी की एक्टिविटी है, इतनी मतलब इतनी ज्यादा वर्किंग वाली एक्टिविटी है, काफी कड़ी मेहनत वाली एक्टिविटी है गुस्सा होना, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे को दे रहे हो यार। मतलब ये भी तो एक तरीके की मेंटल गुलामी हो गई ना। आईक्यू ड्रॉप होता है। हाँ। आपका इंटेलिजेंस ड्रॉप होता है जितने टाइम तक आप गुस्से में रहते हो, सोचने समझने की शक्ति आपकी नीचे जाती है। तो इट्स नेवर अ गुड आइडिया अनलेस रिक्वायर्ड, अनलेस कि आप सही में फाइट के लिए जा रहे हो, तब एंगर मेक सेंस। हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है। मैंने एक लाइफ का बहुत अच्छा खासा फेज इस पे भी बताया कि कौन से इमोशन की कौन सी जगह है। तो कई चीज़ जिसके लिए नेगेटिव टोन है सोसाइटी में कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो भी मुझे लगता है नहीं, गुस्सा काम की चीज़ है और बहुत काम आता है आपको। आप मतलब फाइट में प्रोटेक्शन के लिए गुस्सा चाहिए, फाइट के लिए गुस्सा चाहिए, ईगो काम में आता है। आप जिम जाओ, आप देखो ईगो कितना काम में आता है। आप अपने काम में ईगो डाल के देखो। जैसे मैं अपने काम में ईगो रख के अपने ऊपर नहीं रखता हूँ, अपना ईगो अपने काम पे रखता हूँ कि कोई बनाए मतलब मेरे से बढ़िया। कोई जैसे फोटो खींच रहे हो तो आपको ये होना चाहिए मेरे से बढ़िया कोई खींच के दिखाए, तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हर एक इमोशंस की अपनी अपनी जगह होती है, ऐसे एंगर की भी अपनी जगह है। बट इन जनरल व्हाट यू आर सेइंग कि तुमने अपने ट्रिगर्स, अपने रिमोट किसी और के हाथ में दे रखे कि मेरे हाथ में कि मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा कर दूं, देन यू आर अ मंकी यार, जो किसी और के डमरू पे नाच रहा है। मतलब उतना नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा डिसीजन है, बहुत बढ़िया चीज है यार। तुम्हारा ईगो तुम्हारे थॉट्स या तुम जब चाहो तब ट्रिगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, इट्स अ वेपन फॉर यू, राइट। और अगर वो किसी भी चीज से ट्रिगर हो जा रहा है तो इट्स अ वेपन ऑफ अदर्स ऑन यू, एंड इट विल मेक यू सफर अ लॉट इन लाइफ। कहीं भी कुछ हो रहा होगा, तुम गुस्सा होके या रो के कुछ करके बैठे होगे, तो उसको कंट्रोल करना। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यार हम लोग एक अननोन दुनिया में पैदा हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति को कम से कम इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपने हिसाब से समझने की स्वतंत्रता और अपने आप से इसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता एक मिनिमम अलाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से इस दुनिया को देख रहा हूँ, मैंने उसके बारे में बात की और आप गुस्सा हो गए कि नहीं तू एग्जैक्टली वैसे क्यों नहीं सोच रहा जैसे मैं सोच रहा हूँ। वो चीज़ मेरे को ऑप्रेसिव लगती है और बहुत ही तुच्छ दर्जे की लगती है कि अरे भाई मतलब हर एक प्राणी एक तरीके से थोड़ी सोचेगा। जैसे इस पे इरफान खान ने भी बहुत बात की और मेरे को इतना इम्प्रेसिव लगा। मतलब कि एक जनरली एक्टर्स उतने इंटेलिजेंट होते नहीं है, लेकिन ही ऑल्सो यूज टू से कि भाई, एंड ही कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, तो वहाँ तो और स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं मतलब आप इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, अदरवाइज आप काफिर हो। लेकिन फिर भी कितने इंटरव्यूज में इरफान खान ने बोला कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ, मैं भी तो समझूंगा ना कि क्या चल रहा है। आप मेरे को वो राइट ही नहीं दे रहे हो, आप मेरे से वो राइट छीन ले रहे हो, और ये बहुत बेसिक राइट है यार। तो या आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से बहुत ज्यादा पोटेंशियल खुल रहा है कॉन्वर्सेशन का। बिकॉज लाइक मैंने भी बहुत गुरुओं के साथ बैठा हूँ, कुछ अच्छा लगा है, कुछ बुरा लगा है। वी कैन स्प्रेड दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक यहाँ पे कि गुरुओं वाली जो हमारी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन जिसको हमने बहुत छोटे में कवर किया है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे कविराज भाई अपनी अगली कॉन्वर्सेशन। ओके, है ना। ये यहाँ पे ये गुरु वाले से जब हम अगली बार बैठेंगे गुरु बिना पॉडकास्ट न भवती। हमारा सेकंड पॉडकास्ट ना भवती। यार मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो सोचने की एक चीज होती है कि जैसे बचपन में ही मैंने पढ़ा, आई कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, यूपी बोर्ड से किया है मैंने, और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था हिंदी लिटरेचर में। मुझे इंटरेस्ट नहीं था एक सामाजिक विषय में और एक वो जलवायु वगैरह जिसमें पढ़ाते हैं, बाकी मेरे को लिटरेचर में और साइंस में इंटरेस्ट था। तो उसमें भी जैसे आया ना गुरु बिना ज्ञान न भवती, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये किसने लिखा,
ये किसी गुरु ने लिखा। तो ये तुम्हारे दिमाग में आएगा ना थोड़ा सा कि अब ये डाइस ही है यार थोड़ा सा, कि संतरा बेचने वाला कहेगा कि अरे संतरा तो दुनिया का सबसे अच्छा फल है, तो तुम ऐसे उसकी बात नहीं मानोगे ना। मतलब देयर इज समथिंग, तुम पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि ये गुरु नहीं कहा ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ताकि उसका गुरु ने चले किसी की क्लास चलवाने के लिए। कोचिंग का जैसे मोटो होता है ना कि हमारी कोचिंग के अलावा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, ये उस तरीके का सेंटेंस है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ब्रेन है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं बचपन से, क्या रे ये तो मतलब इसमें थोड़ा सा डाइस, लेकिन फिर सब बोलते हैं ऐसे नहीं कहते, गलत बात, गुरु को क्वेश्चन नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ कि थिंकिंग इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, और उसको थोड़ा अलाउ करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे चुप कराते जाए। एक बहुत अच्छी पिक्चर है इनहेरिट द विंड, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, कोर्ट रूम ड्रामा है, और उसका इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट आई थिंक, कि डार्विनिज्म एक टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में अमेरिका में, तो उसको जेल भेज देते कि ये तो साला कह रहा है कि हम बंदरों से आए हैं, तो ये तो हमारे क्राइस्ट का अपमान हो गया, तो उसको जेल वेल में डाल देते और उस पर कोर्ट केस चलाते। तो पूरी पिक्चर इज अबाउट दिस कोर्ट केस। तो उसके फेवर में एक आया है आदमी, और उसके अगेंस्ट में जो है, जो उसको मतलब सजा दिलवाना चाहता है, वो वकील, वो ही बिकम्स अ सेलिब्रिटी इन द टाउन, कि ये हमारे रिलीजन को प्रो है और ये हमें बचाने आया है, वो सब टाइप, और क्या क्या आर्गुमेंट्स उसमें दिए। और एंड में उसका मेजर आर्गुमेंट वही रहता है, द मैन हु इज सेविंग द पर्सन, कि भाई भगवान में मानते हो, उसी वकील को ही बैठा लेता है। वो कहता है भगवान में मानते हो? यस बिल्कुल, मैं बाइबल मेरे को कंठस्थ है, मैं अभी सुना दूं, और वेरी कॉन्फिडेंट गाय। और ये पूछ रहा तो आपको लगता है सारे प्राणी भगवान ने बनाए? कि हाँ सारे भगवान ने बनाए हैं, लाइक गॉड ने बनाए हैं, और जीसस क्राइस्ट उसका बच्चा है। तो कहता है अच्छा, तो जो मछली है वो भी भगवान ने बनाई है, और ऑक्टोपस भी भगवान ने बनाया? सब भगवान ने बनाया। तो कि इनके दिमाग भी भगवान ने बनाए? क्या हाँ, इनके दिमाग भी ऑब्वियसली, जब प्राणी भगवान ने बनाया तो दिमाग भी भगवान ने बनाए, तो जो इनका थॉट प्रोसेस है ये भी भगवान ने बनाया है? तो कहता हाँ ये भी भगवान ने। तो कहता जब वो थॉट प्रोसेस और दिमाग भगवान ने बनाए, तो अगर ये आदमी सोच रहा है कि इंसान मतलब एवोल्यूशन से होके आ रहा है, तो ये थॉट प्रोसेस भी तो भगवान के बनाया ना, कि इसको काबिल किसने बनाया ये चीज सोचने के? भगवान ने। तो फिर आप इसके लिए क्यों अगेंस्ट हो? तो और उस समय ऐसा पिन ड्रॉप होता है उधर कि यू आर अगेंस्ट योर गॉड, कि एक प्राणी जो बात कर रहा है उस ब्रेन से बात कर रहा है जो भगवान ने बनाया है, उस थॉट प्रोसेस से बात कर रहा है जो भगवान ने बनाया है, और वो उससे जो बाहर आ रहा है आप कह रहे हो ये तो गलत ही, मेरे भगवान कैसे विरुद्ध हो सकता है जब बनाया ही उसने है तो। और वहां पे पिन ड्रॉप हो जाता है कि फक ऑफ हो जाता है मतलब पूरा चीज, और वहां पे कहता हूँ ये तो अटक गया, और वहां पे वो केस जीत जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है यार वो। आई विल गिव इट अ वॉच भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। बहुत बहुत ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत हाँ। पुरानी पिक्चर है इनहेरिट द विंड। ठीक है, तो वही वाली बात है यार कि जो अगर आप जिसमें विश्वास रखते हो उसमें पूरी तरह विश्वास करो ना। अगर आप सोचते हो सभी चीज भगवान ने बनाई है, मुझे भी भगवान ने बनाया, फिर तुम्हें भी भगवान ने बनाया, तो जो तुम्हारे मुंह से आ रहा है वो अगेंस्ट कैसे जा सकता? बच्चे का बोला बुरा लग सकता है क्या किसी माँ बाप को? नहीं, बच्चा है बकवास कर रहा है, क्या हो गया, करने दो। नहीं तुम बच्चों को वो करने लगे हो, अरे ऐसे बोल दो वैसे बोल दो, फक ऑफ मैन। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट यार कविराज भाई, एंड वी विल सिट एंड डिस्कस दिस मोर। आज के लिए बाबा इतना टाइम देने के लिए और इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच कविराज भाई, इट वाज लवली हैविंग यू। तो बाबा ये था आज का हमारा पॉडकास्ट कविराज भाई के साथ, मुझे बहुत मजा आया है, आई एम श्योर इन्हें बहुत मजा आया होगा, और आप जो भी सुन रहे हैं आपको भी मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो जरा कमेंट में बताओ, किसी के साथ शेयर करो ये कॉन्वर्सेशन। और अगर एक चीज अगर आप इससे पिक कर रहे हो, सिर्फ एक, तो वो ये पिक करना कि बाबा सोचो और सोचते रहो। इफ यू आर डूइंग दैट देन वी डिड अ गुड जॉब। बाकी मैं मिलता हूँ अगले संडे दिन में 12 बजे आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे। राधे राधे।